सो आज हमारा रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है एंड हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था, जल्दी से याद दिलाएं आप लोग। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई डाउट्स किसी को? क्वेश्चन ट्राई किए? हाँ या ना किए? नहीं? ओके, तो जिसने ट्राई नहीं किए प्लीज़ ट्राई कर लेना एंड डाउट्स तो पूछना, और जिसने ट्राई कर लिए हैं वो डाउट्स पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, पूछिए। कल ही करवाता है, बता, यहाँ पे बता दो। ओके, वाला क्वेश्चन था बी है ना। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2%। तो एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 2% से बढ़ रही है। ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर। तो जैसे थर्ड ईयर की पॉपुलेशन अगर मुझे दिखाने कितनी बढ़ी, तो 2% बढ़ी होगी एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर जो थी उसका। ठीक है ना। तो ये चीज़ कहाँ करते हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? जिस ईयर का इंटरेस्ट निकालना है उसके स्टार्टिंग में जो भी अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल बन जाता है। अब इसके अंदर ये बोलता है कि बताओ कितने सालों में टाउन की जो पॉपुलेशन है उसमें 40% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि टाउन की पॉपुलेशन 100 है, तो हमें निकालना क्या है कि 140 कब हो जाएगी। 40% इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि 100 का 140 हो जाए। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि भाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट हो गया 140, प्रिंसिपल हो गया 100, रेट हो गया 2% और आपको टाइम निकालना है। ईजी। चलिए आज अब हम पढ़ेंगे कुछ, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, हम स्टार्टिंग का टाइम निकालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने में, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते हैं तुम लोगों का दिमाग काम करना भी थोड़ा कम कम करता चला जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पहले करा दिया जाए। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है ना। अब हमें समझना है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू होता क्या है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना। अगर आज मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हैं और इसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, एट रेट ऑफ 12% पर एनम। एट रेट ऑफ 12% पर एनम मैं जानना चाहता हूँ कि इस 10,000 रुपये की वैल्यू 5 साल बाद कितनी होगी। 5 साल बाद कितनी होगी, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या निकालना चाहता हूँ? 10,000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? 10,000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहता हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि भाई 10,000 रुपये प्रिंसिपल है और आपने उसे इन्वेस्ट किया 5 सालों के लिए एट 12% पर एनम, तो बताओ 5 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। ये क्वेश्चन, और जो इससे जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन बोला कि 10,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है, अगर मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ 12% के हिसाब से, तो 5 साल बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। इन दो क्वेश्चन में आपको कोई फर्क दिखाई दे रहा है? कोई फर्क दिखाई दे रहा है? नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने एक जगह प्रिंसिपल बोला, एक जगह प्रेजेंट वैल्यू बोला। एक जगह मैंने बोला कि अमाउंट कितना होगा, एक जगह मैंने बोला फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। एक जगह मैंने बोला कि मैंने इन्वेस्ट किया और एक जगह मैंने बोला मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इतना ही फ़र्क था। बट अगर कंप्यूटेशन की बात आती है तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूले में भी उतना ही चेंज होता है जितना मेरे बोलने में चेंज हुआ। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टी। अब मुझे बताओ अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की जगह ए लिख दूं और प्रेजेंट वैल्यू की जगह पी लिख दूं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये किसका फॉर्मूला होता है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला होता है। और ये क्या फॉर्मूला है? ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। आगे बात समझ? यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यू एक ही बात होती है, प्रिंसिपल एंड प्रेजेंट वैल्यू एक ही बात होती है, तो उनमें कोई फर्क नहीं होता। अब समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा गहराई में इस चीज़ को। अगर मैं बोलता हूँ कि 10,000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू निकालो 5 साल बाद की, इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई अगर आज मैं 10,000 रुपये में 1 ग्राम, मान के चलते हैं 1 ग्राम सोना खरीद सकता हूँ, और लेट से सोना हर साल 12% के हिसाब से महंगा हो जाता है। हर साल वो जो है वो 12% के हिसाब से महंगा हो जाता है। तो बताओ अगर मैं 5 साल बाद 1 ग्राम सोना खरीदता हूँ तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? तो हम बोल सकते हैं कि आज का 10,000 और 5 साल बाद का वो अमाउंट जो हमें देना पड़ेगा वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों केसेस में मेरे पास कितना गोल्ड आ रहा है? 1 ग्राम। दोनों केस में कितना गोल्ड आ रहा है? 1 ग्राम।
बात समझ आ गई आप लोगों को? तो यही सेम चीज़ हमें अमाउंट में भी करनी होती है और यही सेम चीज़ हमें फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए भी करनी होती है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल से हमेशा अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू से हमेशा फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के अंदर भी क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब ये तो हमें समझ आ गया कि सर फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। आपने बता दिया कि फ्यूचर वैल्यू यानी 5 साल बाद की अगर मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है, आज 10,000 रुपये की 5 साल बाद की वैल्यू निकालनी है तो उसको मैं फ्यूचर वैल्यू बोलूँगा। 4 साल बाद की निकालनी है तो उसको भी मैं फ्यूचर वैल्यू बोलूँगा। 1 साल बाद की निकालनी है तो उसको भी मैं फ्यूचर वैल्यू बोलूँगा। फ्यूचर मतलब क्या होता है बताओ? कल का दिन प्रेजेंट है या फ्यूचर है? फ्यूचर है, यानी कि कल के दिन की भी अगर मुझे कोई वैल्यू निकालनी है वो भी क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी। ठीक है ना। यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या होता होगा फिर? आज की वैल्यू। जो भी वैल्यू मुझे आज के दिन निकालनी है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, और आज के अलावा अगर मुझे फ्यूचर की किसी भी डेट की कोई वैल्यू निकालनी है दैट इज फ्यूचर वैल्यू। बात समझ आ गई? यानी कि आज का दिन क्या होता है, ये जीरो पीरियड, ये है आज का दिन। अगर जीरो के नीचे मैं कोई भी अमाउंट लिखता हूँ, इसको मैं हमेशा क्या बोलूँगा, प्रेजेंट वैल्यू। और जीरो के अलावा कहीं भी मैं कोई भी अमाउंट लिखता हूँ, उस अमाउंट को मैं क्या बोलूँगा, फ्यूचर वैल्यू। बात समझ आ गई आप लोगों को? बहुत ईजी है। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एकदम ईजी। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। अब देखो कंपाउंडिंग जैसे एनुअली होती है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, यानी कंपाउंडिंग जो है शॉर्टर इंटरवल्स भी हो सकती है। तो अगर कंपाउंडिंग शॉर्टर इंटरवल पर होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एम करते हैं, यानी रेट को डिवाइड करते हैं एम से और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं एम से। रेट को हमने डिवाइड कर दिया एम से और टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एम से। दैट इज वी कैन से दैट अमाउंट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इंक्लूड्स इंटरेस्ट। जैसे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इंक्लूड्स इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख इन्वेस्टेड टुडे। हमें क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 लाख रुपए जो आज हम इन्वेस्ट करेंगे, 1 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख इन्वेस्टेड टुडे एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली आफ्टर 4 ईयर्स। मुझे 4 साल बाद की वैल्यू निकालनी है इसकी, और कंपाउंडिंग हो रही है किस इंटरवल पर, क्वार्टरली। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ कराने की जरूरत है मुझे, बोलो हाँ या ना। ये तो आप लोग इजीली कर लोगे। सिंपली आपको क्या करना है, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और वैल्यूज लिखनी है। हमें पता है कि ये प्रिंसिपल है और हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, और अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू एक ही बात होती है। अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एम टू द पावर टाइम मल्टीप्लाई बाय एम। और ये चीज़ आप लोगों को कैलकुलेटर पे करना बहुत आसान तरीके से आ गया होगा अब तक, ठीक है ना। क्या करेंगे, 1.03 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू प्रेस करेंगे कितनी बार, 15 टाइम्स। और जैसे ही आप ये काम करेंगे आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 लाख से, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए जी कितना आ रहा है, वन लाख 490 470, यही आ रहा है सबका आंसर, 160,470 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ठीक है जी, तो एकदम इजी है, ठीक है ना। कुछ मुश्किल देखो, अगर क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल वाला वर्ड लिख करके ये वाले वर्ड्स लिख देता है, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस मच। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या करना था इस क्वेश्चन में। बट हमें सिंपल सी बात याद रखना है कि फ्यूचर वैल्यू निकालने यानी कि अमाउंट निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, अमाउंट अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टाइम, यही बनेगा, कोई दिक्कत। अब प्रिंसिपल की जगह मैं प्रेजेंट वैल्यू लिख देता हूँ, अमाउंट की जगह मैं फ्यूचर वैल्यू लिख देता हूँ। लो जी, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत है क्या, एकदम ईजी। अब इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एम कर देंगे 100 से और टाइम से, क्योंकि ये कब करेंगे हम, जब भी कंपाउंडिंग हो रही होगी एट शॉर्टर इंटरवल्स, 1 साल से छोटे टाइम पीरियड पे कंपाउंडिंग होगी तब ऐसा करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज वी कैन से दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। क्या प्रिंसिपल के अंदर कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, आंसर इज नो।
प्रिंसिपल यानी कि आज की वैल्यू, आज की वैल्यू में कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है ना, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता, तो प्रेजेंट वैल्यू में भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। अब ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो बताओ 1,00,000 क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है, हमें कितने टाइम बाद मिलना है 1,00,000 रुपए, टू बी रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर्स, 1,00,000 रुपए मुझे 5 साल बाद मिलने हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 12% पर एनम चल रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली बेसिस पर। तो बताओ ये 1,00,000 रुपए जो मुझे 5 साल बाद मिलने, इसकी आज की क्या वैल्यू होगी। अच्छा मुझे एक लॉजिक बता के बताओ, अगर 5,00,000 रुपए मुझे 1 साल बाद मिलने हैं तो इसकी आज की वैल्यू 5,00,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 5,00,000 से कम होनी चाहिए, क्यों? और इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन दो, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन, चलो ठीक है। और इसका मतलब क्या है, कम क्यों आ रहा है, इंटरेस्ट को अगर हटा दिया जाए फिर भी कम क्यों आ रहा है? फ्यूचर में वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, ओके, बोल तो गलत रहे हो बट कोई नहीं। अच्छा आप खुद ही बताना मुझे, 100 रुपये आज से 50 साल पहले और 100 रुपये आज की डेट में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? हाँ पहले की, तो ये बड़ी कहाँ वैल्यू? बढ़नी चाहिए थी ना भाई, फिर तो बड़ी का। देखो इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मैं 5 साल बाद 1,00,000 रुपए खर्च करके कुछ खरीदता हूँ, अगर वही चीज़ मैं आज खरीदूँ तो मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो बताओ 1,00,000 से ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कौन है ये ज़्यादा वाला? मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर 1 साल बाद जो गोल्ड आप 1,00,000, आज से 5 साल बाद जितना गोल्ड आप 1,00,000 का खरीद सकते हो, आज उतना ही गोल्ड खरीदने के लिए 1,00,000 से ज़्यादा रुपए चाहिए, ये बोलना चाह रहे हो तुम? क्या सही बोल रहे हो? तो आज की डेट में अगर 5 साल बाद में एक कुछ भी, लेट से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये फ़ोन है, आज से 5 साल बाद मैं ये 1,00,000 का खरीद सकता हूँ, तो आज कितने का खरीद सकता हूँ? 1,00,000 से कम का खरीद सकता हूँ कि नहीं? ठीक है ना, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई चीज़ सस्ती हुई क्या? आपने किसी चीज़ को हाल फिलहाल में सस्ता होते हुए देखा है? कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हो रही, हर चीज़ महंगी हो रही है। इन्फ्लेशन के साथ साथ चीज़ों के रेट बढ़ते कभी कम नहीं होते। पेट्रोल महंगा हो रहा है, वेजिटेबल्स महंगे हो रहे हैं, मसाले महंगे हो रहे हैं, स्टील महंगा हो रहा है, एल्यूमिनियम महंगा हो रहा है, कॉपर महंगा हो रहा है, कंप्यूटर्स महंगे हो रहे हैं, प्रोजेक्टर्स महंगे हो रहे हैं, हर एक चीज़ महंगी हो रही है, ठीक है ना। तो अगर 5 साल बाद कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए मुझे 1,00,000 रुपये लगेंगे, तो आज मेरा उससे कम में काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, कि आज मुझे कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मुझे 5 साल बाद 1,00,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आज कितना देना पड़ेगा कि वो चीज़ मैं खरीद पाऊँ, तो हमें पता है कि हमें कम ही देना पड़ेगा, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है, ठीक है ना। और इसके पीछे रीज़न हो जाता है जो आपने पहले आंसर दिया था, इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट ऐड ऑन हो जाता है। हम इंटरेस्ट की जगह यहाँ पर बोल सकते हैं इन्फ्लेशन ऐड ऑन हो जाता है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है, वो भी रेट है, ये भी रेट है, दोनों ही रेट्स होते हैं, ठीक है ना। कितना आंसर आ गया? 55831। सबका आंसर ये आ रहा है क्या? हाँ सबका आंसर ये आ रहा है क्या? जल्दी बताइए, कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू? 1 पॉइंट हाफ ईयरली 06 टू दी पावर 5 2 for 10, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। कितना आ रहा है बताइए? अच्छा निकालोगे कैसे? सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनना मेरी बात, बोर्ड पे देखो सब लोग। आप लोग क्या करोगे मुझे पता है, और मैं आपको एक उससे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप सबसे पहले इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे। आप क्या करोगे? 1.06 इंटू इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 9 टाइम्स, यही करोगे। ये करने के बाद आप क्या करोगे? 1,00,000 डिवाइडेड बाय दिस आंसर करोगे, ठीक है ना, यही करने वाले हो आप लोग। मैं बोल रहा हूँ इससे आसान तरीका है, एक आसान तरीका है क्या, सुनो। मैं अगर 1 डिवाइडेड बाय 1.06 टू द पावर 10 निकाल लूँ और इस चीज़ को 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अलग होगा, सेम होगा? सेम होगा। तो मैंने बोला कि भाई ये निकाल लो, कैसे निकालोगे? सुनो, ध्यान सुनना, कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे कितनी बार? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स याद रखना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, अगर मुझे 1.06 टू दी पावर 10 निकालना होता तो मैं इज इक्वल टू प्रेस करता 9 बार। अगर मुझे डिवाइड करना है, यानी मुझे 1 डिवाइडेड बाय 1.06 टू दी पावर 10 निकालना है, तो मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा जितनी पावर है उतनी बार, यानी 10 बार। या आपने जैसे ही निकाल लिया इनटू 1,00,000 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस पर मेहनत कम लगेगी, आपके कम से कम 5 या 6 सेकंड्स बचेंगे इस केस में। बात समझ आ रही है?
जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है। 5,839.4, ठीक है, यानी यही आ रहा है अप्रॉक्स, ठीक है ना, सबका आ गया। ये वाला टेक्निक समझ आया आपको, ये वाली चीज़ सॉल्व कैसे करनी है, हाँ या ना। एम प्लस वाले तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका क्या है, सुन लो भाई। 1.06 टू दी पावर 10 कैसे निकालोगे, 1.06 मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम्स इज इक्वल टू, जो भी आंसर है उसको मेमोरी में डाल दो। क्या करो, मेमोरी में डाल दो। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, 1 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, तो 1 लाख किससे डिवाइड हो जाएगा, जो आपकी मेमोरी में गया हुआ है उससे डिवाइड हो जाएगा, जो हमें करना होता है एम प्लस, ठीक है ना, एम प्लस दबाना होगा। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। सुनो भाई अगला, वी कैन से दैट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट का फर्क होता है, और इंटरेस्ट का रीजन क्या होता है, टाइम। अगर टाइम को मैं जीरो कर दूं तो क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, बताओ। आज सुबह अगर मैं 100 रुपये का जितना पेट्रोल डला सकता हूँ, शाम को भी तो उतना ही डला सकता हूँ। बात समझ आ गई ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे रेट चेंज होता है तो रात के 12 बजे के बाद चेंज होते हैं, बात समझ आ रही है ना। तो टाइम अगर जीरो है तो इंटरेस्ट भी जीरो है, तो इन दैट केस प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एक ही चीज़ हो गई, कोई फर्क ही नहीं रह गया, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस बढ़ेगा। क्लियर। अब देखो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग समझो क्या है। वैसे तो जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, टर्म्स जो यूज़ कर रहे हैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, ये टर्म्स आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पर भरपूर मात्रा में पढ़ोगे, भरपूर मात्रा में सुनोगे, हर क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है ना। सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, एफएम, उसके अंदर उसका ये बैकबोन है, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट, बैकबोन, ठीक है ना। अगर ये आ गया समझ अभी तो फाइनल इंटरमीडिएट लेवल पे आपकी बल्ले बल्ले है, अगर अभी समझ नहीं आया तो इंटरमीडिएट लेवल पे समझ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन टर्म्स का यूज़ हम सीए फाउंडेशन लेवल पे करते नहीं है, बट आप कभी भी किसी भी बुक में किसी भी क्वेश्चन पेपर में इन दो टर्म्स को नहीं देखोगे एट सीए फाउंडेशन लेवल, ठीक है ना। बट बात बहुत ईजी है, बात बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मैं प्रेजेंट वैल्यू को इस पर्टिकुलर चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। और जब भी मैं फ्यूचर वैल्यू को इस पर्टिकुलर चीज़ से डिवाइड करता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ से डिवाइड करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ। कंपाउंडिंग करना मतलब होता है कि प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड ऑन करके देखना कि फ्यूचर में वैल्यू क्या है, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। और डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट हटा करके देखना कि उसकी आज की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग ज़्यादा कुछ नहीं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपको दिखता है। बस एट सीए फाउंडेशन लेवल ये आपको चीज़ बताई नहीं जाती कि कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग है, बट होता यही है। द ग्रेटेस्ट फेलियर इन लाइफ इज द फेलियर टू ट्राई अगेन। बात समझ आ गई आप लोगों को, बताओ जी फेलियर कौन है। अगर एक बच्चा सीए करता है या कोई भी एग्ज़ाम देता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, ठीक है ना, और वो फेल हो जाता है, बट वो उम्मीद नहीं हारता, वो ट्राई करता रहता है, ठीक है ना, ट्राई करता रहता है, और वो एक दिन यूपीएससी क्लियर कर लेता है। और एक बच्चा 3-4 अटेम्प्ट यूपीएससी के देता है और वो फिर हार मान जाता है। तो असलियत में फेलियर किसकी हुई, जो आईएएस बन गया है, जो आईएएस नहीं बन गया, जबकि वो फेल हुआ था फिर भी आईएएस बन गया, ठीक है। तो असली फेलियर क्या है कि अगर आप ट्राई करना ही छोड़ दो, एक बार फेल हो गए, ट्राई करना छोड़ दिया, दैट इज़ रियल फेलियर। अगर फेलियर के बाद भी आप ट्राई करते रहो तो उसको हम फेलियर नहीं बोलते। बात समझ आ गई, तो इस चीज़ को याद रखना भाई, आगे बहुत काम आएगी। एनुटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या होता है एनुटी? एनुटी का सिंपल सा मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। क्या मतलब होता है एनुटी का? फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो जब भी आपको ऐसा दिखे, ऐसी कोई भी सिचुएशन दिखे जहां पर आपको फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल या तो देना पड़ रहा है या आपको मिल रहा है, उसको हम एनुटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एनुटी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। 10,000 रुपये का अमाउंट लेट से आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर साल के एंड में, ईयर एंड 1 पे आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये, ईयर एंड 2 पे इन्वेस्ट किया, ईयर एंड 3 पे इन्वेस्ट किया, ईयर एंड 4 पे इन्वेस्ट किया, ईयर एंड 5 पे इन्वेस्ट किया। क्योंकि आपने एक बार 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं किए, आपने मल्टीपल टाइम्स 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इक्वल टाइम गैप पे इन्वेस्ट किए, तो इसको हम क्या बोल देंगे?
एन्युटी बोल देंगे। तो एन्युटी क्या है, अगर कोई पूछे एन्युटी क्या है तो आप क्या बोलोगे, एक सिस्टम है जहां पर हमें फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल या तो देना पड़ता है या हमें रिसीव होता है। इस सिस्टम को हम एन्युटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन्युटी। अब इस चैप्टर के अंदर एन्युटी का क्या काम, इस चैप्टर के अंदर एन्युटी का क्या काम, क्या करें एन्युटी का। तो देखो एन्युटी एक सिंगल एन्युटी एज अ कॉन्सेप्ट अकेला किसी काम का नहीं है। एन्युटी समझ लिया, इतना ही एन्युटी है जितना मैंने आपको बोला। फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल आप अगर आपको देना पड़े आपको मिले, इसको एन्युटी बोलते हैं, यही एन्युटी है। बट इस कॉन्सेप्ट में जान डालता है जब, इस कॉन्सेप्ट में जान तब आती है जब हम एन्युटी को लिंक करते हैं विथ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। यानी जो कॉन्सेप्ट है वो एन्युटी तो है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू भी कॉन्सेप्ट है, बट जो एग्जाम में आता है वो है इन दोनों का मिक्सचर। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना। क्या होता है इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एन्युटी बना रहा हूँ, एक एन्युटी बना रहा हूँ। ये क्या है, एक एन्युटी है जिसमें मैंने आज सोचा, आज मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अब बहुत हो गए खर्चे, ठीक है ना, इतने टाइम से मैं खर्च कर रहा हूँ, सेविंग्स नहीं करी अपनी लाइफ में, क्या करूँगा आगे चल के। तो अगले साल से मैं, आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, अगले साल से मैं हर साल 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा 5 सालों तक, ठीक है ना, 5 सालों तक। तो आपने जैसे ही ईयर एंड 1 हुआ आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर ईयर एंड 2 हुआ आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर ईयर एंड 3 हुआ आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर ईयर एंड 4 हुआ आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर ईयर एंड 5 हुआ और आपने फिर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट किए हैं तो भाई कुछ ना कुछ रेट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, मान के चलते 10% है। अब मैं जानना चाहता हूँ, देखो ये तो हो गया एन्युटी, हो गया एन्युटी कि आपने 10-10 रुपये यानी फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल या तो इन्वेस्ट किया या आपको मिला, दिस इज एन्युटी। बट अब मैं जानना क्या चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि 5 साल बाद जब इस पैसे को मैं विड्रॉ करूँगा, इस इन्वेस्टमेंट को जब मैं वापस रिडीम करूँगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ जल्दी से बताओ, मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल रहा हूँ या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल रहा हूँ। वेरी गुड, मैं निकाल रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या निकाल रहा हूँ मैं, फ्यूचर की कोई एक वैल्यू निकाल रहा हूँ इस एन्युटी की। तो ये है क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। एन्युटी क्या है, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल इज एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अगर फ्यूचर में किसी भी डेट की वैल्यू निकालनी है दैट इज फ्यूचर वैल्यू, आज की वैल्यू निकालनी है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। सिर्फ फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन एन्युटी के साथ ही मिलकर के है, वो क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, जैसे हमने पीछे किए थे क्वेश्चन। क्या ये क्या ये एन्युटी के क्वेश्चन थे, नहीं, बट ये फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन थे और एक हमने प्रेजेंट वैल्यू का भी क्वेश्चन किया था। बट क्या सिर्फ एन्युटी का क्वेश्चन आ सकता है, आंसर इज नो। एन्युटी का क्वेश्चन, सिर्फ एन्युटी का क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है। एन्युटी तो एक सिस्टम होता है, एक पेमेंट का सिस्टम होता है जहाँ पे आप फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम इंटरवल या तो पे करते हो या रिसीव करते हो। एन्युटी का क्वेश्चन हमेशा मिक्स होकर के आता है प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू के साथ। बात समझ आ गई आप लोगों को, ये बात समझ आ गई। अब अगर आपको फ्यूचर की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब आप बोलोगे कि सर अभी हमने जो क्वेश्चन किया था पहले जिसमें हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है जो एन्युटी को और नॉर्मल कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट करता है, और वो फ़र्क है नंबर ऑफ पेमेंट्स का। वहाँ पर मैंने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे या 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे और मैं जानना चाहता था 5 साल बाद कितना मिल जाएगा मुझको। यहाँ पर मैंने हर साल 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए हैं, एक बार नहीं किए, बार बार किए हैं। ये होता है एन्युटी का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक एन्युटी के क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक बार आपको अमाउंट मिल रहा होगा, एक बार देना होगा और उसके आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी। या तो 1 लाख रुपये आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, या 1 लाख रुपये आपको 5 साल मिलने 5 साल बाद मिलने उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन। बट एक एन्युटी के क्वेश्चन में एक फिक्स्ड अमाउंट आप बार बार इन्वेस्ट करते हो, बार बार इन्वेस्ट करते हो या बार बार आपको कोई देता है, ठीक है ना, तब वो एक एन्युटी का क्वेश्चन बनता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो क्वेश्चन है, ये क्या ये जो सिनेरियो है, अमाउंट 10-10 हज़ार रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, क्या ये एन्युटी है, हाँ या ना। क्या ये एन्युटी है, आंसर इज यस, ये एन्युटी है। फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स टाइम इंटरवल है, इसको हम बिल्कुल एन्युटी बोलेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि सर कौन सी एन्युटी है, रेगुलर या ड्यू। तो एन्युटी देखो 2 टाइप की होती है, एक होती है एन्युटी रेगुलर, एक होते हैं एन्युटी ड्यू। क्या फ़र्क होता है एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू में, याद है आप लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूं कि भाई 10-10 हज़ार रुपये मुझे इन्वेस्ट करना शुरू करना है, बट आज से नहीं, 1 साल बाद से या 1 महीने बाद से,
या 6 महीने बाद से, यानी आज से शुरू नहीं करना चाहता मैं, बाद में कभी किसी डेट से शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है ना। लेट से ये एक साल बाद 2 साल बाद मैंने 10-10 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्या मैंने 10 रुपये इन्वेस्ट करना आज से शुरू किया है? आंसर इज नो, मैंने 1 साल बाद से शुरू किया है। तो इस एन्युटी को हम बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। बट अगर मेरे पास आज 10 रुपये पड़े होते और मैं आज से ही 10 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर देता और 5 बार इन्वेस्ट करता, 5 साल का क्वेश्चन है यानी कि 5 बार इन्वेस्ट करता, 5 बार हो गया, और मैं जानना चाहता कि इस दिन मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो ये भी एन्युटी का क्वेश्चन है क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल है। ये भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है। बट ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कौन सा है? ड्यू। और ये क्या है? अगर मुझे इस दिन की वैल्यू निकालनी है कि मुझे उस दिन कितना पैसा मिलेगा 5 साल बाद, तो ये वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो एन्युटी ड्यू एन्युटी रेगुलर में फर्क होता है कि पहली पेमेंट कब से शुरू हो रही है। पहली पेमेंट, अगर पहली पेमेंट आज से शुरू हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन। और पहली पेमेंट आज से ना शुरू होकर कभी भी फ्यूचर किसी भी डेट से शुरू हो रही है, 1 महीने बाद से, 6 महीने बाद से, 2 महीने बाद से, 3 महीने बाद से, 1 साल बाद से, तो उसको हम एन्युटी रेगुलर बोल देते हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्या फर्क होता है एन्युटी ड्यू एन्युटी रेगुलर में? अब मुझे एक बात बताइए, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिनेरियो दिख रहा है, एन्युटी रेगुलर का या एन्युटी ड्यू का सिनेरियो है? रेगुलर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो ये एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन हो गया। ये वाला सिनेरियो बताइए एन्युटी का है कि नहीं? हाँ जी, है कि नहीं? आवाज चाहिए मुझे। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, फिक्स टाइम इंटरवल है। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, यानी फिक्स्ड इंटरवल पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, बट जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक बार अनइक्वल हो चुका है, हर बार इक्वल नहीं रहा। तो इस 20,000 रुपये की वजह से क्या हो गया? एन्युटी का क्वेश्चन नहीं रहा, ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं रहा, ठीक है ना। अगला बताइए, एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं? क्यों? फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ पे आपने 10-10 रुपये हर बार इन्वेस्ट किए, ठीक था, बिल्कुल ठीक था, बट फिक्स्ड टाइम इंटरवल नहीं रहा। आपने 1 साल बाद इन्वेस्ट किया, आपने 2 साल बाद इन्वेस्ट किया, फिर 2 साल का गैप आ गया, आपने तीसरे साल के एंड पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, फिर आपने 4 साल बाद इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद किया, फिर 6 साल बाद किया, क्योंकि यहाँ पे टाइम गैप अनइक्वल हो चुका है। इक्वल टाइम क्या होना चाहिए एन्युटी के क्वेश्चन के लिए? इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम इंटरवल। वो चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए भी एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। आखिरी वाला बताइए, एन्युटी का है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल। एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है? ड्यू। क्यों? क्योंकि हमने ईयर स्टार्टिंग 1 यानी आज के दिन, ईयर स्टार्टिंग 1 क्या होगा? आज का दिन, आज के दिन ही 10 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 5 बार इन्वेस्ट किया, तो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन बन गया। वेरी गुड, ठीक है। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्या फर्क होता है एन्युटी रेगुलर एन्युटी ड्यू में? एन्युटी क्या होता है जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे? फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल, अ सिस्टम वेयर वी गेट और वी पे फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एन्युटी, ठीक है ना। और एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर में क्या फर्क होता है? ड्यू के अंदर आज से ही पेमेंट शुरू हो जाती है, या तो देना या मिलना। अगर मुझे देनी है तो देना मैं शुरू कर दूंगा आज से, मिलनी है तो आज से मिलना शुरू हो जाएगी। और एन्युटी रेगुलर में आज के अलावा किसी भी फ्यूचर डेट से, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 महीने बाद, 15 महीने बाद, 1 साल बाद, उसको हम एन्युटी रेगुलर बोल देते हैं। तो देखो, एन्युटी हमने समझ लिया क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकालते हैं। समझने की कोशिश करना है इस बात को। ईयर एंड 1 2 3 4 5 अमाउंट इन्वेस्टेड, मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है हर 1 साल के एंड पे, कितना? 10-10 हज़ार। क्या एन्युटी का क्वेश्चन है? हाँ या ना? एन्युटी रेगुलर या ड्यू? एन्युटी रेगुलर या ड्यू? रेगुलर। वेरी गुड। अब मैं निकालना चाहता हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या निकालना चाहता हूँ? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पूरे क्वेश्चन को मैं एक टाइमलाइन पे दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये आज का दिन है, ये 1 साल बाद का दिन, 2 साल बाद का दिन, 3 साल बाद का दिन, 4 साल बाद का दिन और 5 साल बाद का दिन। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिन मुझे कितना पैसा मिलेगा अगर मैं हर साल 10-10 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर एंड 1। क्या इसके अंदर मैं नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? हाँ या ना? बताइए जी, लगा सकता हूँ हाँ या ना? बताओ
क्या इसमें नॉर्मल अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का? हाँ या ना? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? देखो अगर आपको अमाउंट वाला नॉर्मल फार्मूला लगाना है तो आप लगा सकते हो, बट वो फार्मूला आपको मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ेगा, एक बार लगाने से काम नहीं चलेगा। पहले क्या होता था कि आपने सिर्फ आज कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, आपको सिर्फ 5 साल बाद की वैल्यू चाहिए तो आप एक बार उस फॉर्मूले को लगाते थे, बट अब तो क्या हो रहा है, 10,000 रुपये पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 2 3 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये वाले 10,000 रुपये 4 साल बाद यानी 5th ईयर के एंड पे कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम, ठीक है ना। रेट मान के चलते हमारा 10% है, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें जो रेट हमें मिल रहा है वो 10% है। फिर हम बात करते हैं कि ये वाला 10,000 रुपये, ठीक है ना, ईयर एंड 5 पे कितना हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ठीक है ना। इसका ये जो 10,000 रुपये आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2 साल बाद, ये 5 साल बाद कितना बन जाएगा? तो बताओ अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर क्या लिखूँ? 3। इस वाले 10,000 रुपये मुझे सिर्फ 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 और 3। फिर क्या करूँगा जल्दी बताइए? 10,000 1.1 टू दी पावर 2। अच्छा 1 प्लस 10 अपॉन 100 को 1.1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। फिर जो चौथी ईयर के एंड पे मैंने इन्वेस्ट किया है, ये 5 साल के एंड पे कितना हो जाएगा? 1.1 टू दी पावर 1। अब मुझे बताइए जो आखिरी 5 साल के एंड पे 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं, ये 5 साल के एंड पर ही कितना रहेगा? 10,000 का 10,000 रुपये। इसमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या? आप लेट से 5वें साल के एंड पे सोचो, इमेजिन करो आप बैंक में गए सुबह, बोला कि देखो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 5 साल तक हर साल के एंड पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, आज 5वां साल है, लो जी मैंने इन्वेस्ट कर दिया 10,000 रुपये आज का भी। फिर शाम को पहुंच गए कि मैंने बोला था कि मैं 5 साल बाद ये सारे 10,000 रुपये इकट्ठा निकालने आऊँगा विद इंटरेस्ट। तो बैंकर क्या बोलेगा कि देखो जो आपने पहले 10,000 रुपये डाले थे इस पर तो हमने आपको 4 साल का इंटरेस्ट दे दिया, दूसरे जो 10,000 डाले थे उस पर 3 साल का इंटरेस्ट दे दिया, तीसरे साल के एंड पे जो 10,000 डाले थे उस पर 2 साल का इंटरेस्ट दे दिया, चौथे साल के एंड पे जो 10,000 रुपये डाले थे उस पर 1 साल का इंटरेस्ट हम आपको दे रहे हैं। बट आज सुबह जो 10,000 रुपये डाले थे उस पर क्या बात का इंटरेस्ट ले रहे हो भाई? आज सुबह डाले आज शाम को निकालो, कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या? एक दिन भी कंप्लीट नहीं किया आपने तो इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये, इसकी फ्यूचर वैल्यू भी क्या हो गई? 10,000 रुपये। अब जब मैं ये आंसर निकाल लूंगा टोटल, इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा इसको मैं बोलूँगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है ना। बात समझ आ गई? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकालते हैं? तो मैं अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करके फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल सकता हूँ, बट वो फॉर्मूला मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो बहुत लेंथी है एग्जाम के लिए, कोई एक सिंगल फार्मूला बता दो जिसका यूज़ करके इसका आंसर आ जाए, ये वाला आंसर मैं एक सिंगल फार्मूला यूज़ करके निकाल लूँ। तो फार्मूला है ये वाला फार्मूला, एक सिंगल फार्मूला, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। एक बार हम क्या करते हैं जल्दी से ये वाला आंसर निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ठीक है ना, 5 बार ऐड हो रहा है, तो मैंने 10,000 को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ? 1.1 टू दी पावर 4, 1.1 टू दी पावर 3, 1.1 टू दी पावर 2, 1.1 टू दी पावर 1 और प्लस 1। मुझे बताओ जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो मेरे पास यही तो आ जाएगा। देखो 10,000 जब 1.1 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ मुझे मिल जाएगी। फिर प्लस करूंगा मैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 टू दी पावर 3, ये मिल जाएगा। फिर प्लस करूंगा मैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 टू दी पावर 2, ये मिल जाएगा मुझे। बात समझ आ गई ना आप लोगों को? अब ये कैसे निकालेंगे? याद है आपको मेमोरी टेक्निक, मेमोरी वाला? पहले तो सब बच्चे अपने कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर करें, कर ली क्लियर? अब अपने कैलकुलेटर पर सबसे पहले टाइप करें 1, टाइप करें 1 और दबा दे M प्लस, क्या प्रेस कर दे M प्लस। फिर आप कैलकुलेटर पे टाइप करो 1.1, टाइप कर दिया, फिर दबा दो M प्लस, फिर दबा दो M प्लस। तो क्या ये 2 नंबर्स आपकी मेमोरी में पहुंच गए? कैलकुलेटर की मेमोरी में पहुंच गए। अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ सोच करके बताइए, अभी कुछ नहीं करना कैलकुलेटर पे। अगर मुझे 1.1 टू दी पावर 2 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 1.1 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, अच्छा 1.1 तो आपने पहले से टाइप कर रखा है, अभी कर रखा है, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू और कर दो, करो, क्या रहा आंसर? 1.21 आ रहा है, उसको भी मेमोरी में डाल दो। क्या ये वाला नंबर मेमोरी में चला गया? ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर की स्क्रीन को ऐसे ही रहने दो। अब अगर मुझे 1.1 टू दी पावर 3 निकालना हो तो मैं क्या करना होता? 1.1 इंटू इज इक्वल टू, बट आपने 1.1 इंटू इज इक्वल टू तो ऑलरेडी कर रखा है, एक और बार इज इक्वल टू और प्रेस कर दो, बताओ क्या आ रहा है आंसर? 1.331, मेमोरी में डाल दो। फिर एक और बार इज इक्वल टू प्रेस कर दो, जो आंसर आ गया उसको भी मेमोरी में डाल दो। अब MRC दबाओ,
MRC दबाने से क्या हो रहा होगा, आपका इन सब का टोटल आ जाएगा और फिर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ आंसर क्या आ रहा है? 61051। सबका आ गया क्या ये आंसर? बोलो हाँ या ना, आ गया। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, बट क्या एग्जाम में हमें करना है? आंसर इज नो, क्योंकि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप 1 मिनट से ज़्यादा लगा दोगे क्वेश्चन को करने में। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस वाले तरीके से। अब मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला कैश फ्लोज पर पीरियड। कितने कैश फ्लोज पर पीरियड हो रहे हैं? 10,000 रुपये। मैं हर बार 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 1 प्लस रेट कितना है? 10%, तो 1 + 10/100 कितना होगा? 1.1। कितने साल का क्वेश्चन है? 5 साल का क्वेश्चन है। -1 अपॉन रेट कितना है? 10%। 10% को 0.1 लिख सकता हूँ मैं, 0.10। अब क्या करोगे? 1.1 टू द पावर 5 निकालो जल्दी से। फिर इसमें -1 करो, -1 इज इक्वल टू, फिर इसको डिवाइड कर दो 0.1 से। जो आंसर आएगा इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर आ रहा है बताओ? क्या आंसर आ रहा है? 61051। यहाँ से भी क्या आ रहा था? 61051। तो बन गया एक सिंगल फार्मूला सेम आंसर निकालने के लिए। आगे बात समझ याद आ रहा है? कुछ पढ़ चुके हैं हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल के अंदर। अभी तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसको तो हमने बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला। और इसी तरीके से अगर एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन होता, आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालना होता, तो आप क्या करते? जो अभी किया वो तो करते ही करते, बाद में इस आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देते? 1 प्लस रेट। इस केस में रेट कितना है? 10%, तो 1 + 10% कितना होगा? 1.1। तो जो आंसर आ रहा है 61051, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस चीज़ का आंसर आ जाएगा? एन्युटी ड्यू का आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया होता आज से, और 5 बार इन्वेस्ट किए होते, 5 बार इन्वेस्ट किए होते, और मैं जानना चाहता कि इस दिन अगर मैं बैंक के पास जाऊंगा बैंक मुझे कितना पैसा देगा, तो आंसर कितना था? 61051 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय 1.1। और अगर आपको इसको नॉर्मल तरीके से समझना है, जो अभी हमने ऊपर तरीका समझा, ईयर एंड 1 2 3 4 5 वाला, ईयर एंड की जगह यहाँ पे ईयर स्टार्टिंग आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा। तो ईयर स्टार्टिंग 1 पर हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर स्टार्टिंग 2, ईयर स्टार्टिंग 3, ईयर स्टार्टिंग 4, ईयर स्टार्टिंग 5। बताओ जी ये वाले 10,000 रुपये 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? बताइए क्या लिखो यहाँ पर? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 5। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पाँचवें साल का, 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर क्या होगा? 10,000 1.1 टू द पावर 4। फिर क्या होगा? 10,000 1.1 टू द पावर 3। फिर क्या होगा? 10,000 1.1 टू द पावर 2। और फिर क्या होगा? 10,000 1.1 टू द पावर 1। 1 2 3 4 5, ये वाले 10,000 पे भी मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आप क्या कर सकते हो? इसमें 10,000 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1.1 टू द पावर 5 प्लस 1.1 टू द पावर 4 प्लस 1.1 टू द पावर 3 प्लस 1.1 टू द पावर 2 और प्लस 1.1 टू द पावर 1। कैलकुलेटर पे क्या करेंगे? मेमोरी पहले तो क्लियर करेंगे कैलकुलेटर की पूरी एकदम खाली, फिर कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 1.1 और m प्लस, फिर इनटू इज इक्वल टू m प्लस, फिर इज इक्वल टू m प्लस, इज इक्वल टू m प्लस, इज इक्वल टू m प्लस, MRC मल्टीप्लाई बाय 10,000। देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, निकाल के देख लो एक बार। मैंने कैसे निकाला? मैंने तो 61051 मल्टीप्लाई बाय 1.1 करके निकाल दिया भाई। ठीक है ना? 61051 जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, ठीक है ना, इसमें 1.1 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है ना? बट आपका आंसर ये जो मेमोरी वाली टेक्निक है, ठीक है ना, इससे इतना ही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपने ठीक किया, नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलत कर दिया होगा। अगर नहीं भी आ रहा और गलत हो भी गया है तो मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा कि ठीक करो इसको, क्योंकि हमें ये वाली टेक्निक वैसे भी एग्जाम में यूज़ नहीं करके आनी है, तो सिर्फ समझने के लिए है।
कि कैसे काम करता है एनुटी का ये वाला फॉर्मूला। ये जो एनुटी का फॉर्मूला बनाया गया है इतना कॉम्प्लिकेटेड से, इसके पीछे की वर्किंग समझाई है मैंने आप लोग को, जिसकी पीछे की वर्किंग ये है। ये फॉर्मूला इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है जो हम इतने लंबे तरीके से करते हैं। बताओ, बातें क्लियर हो गई? एनी डाउट्स? अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। तो पहले तो समझते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का क्या मतलब होता है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, एक एनुटी बनाऊंगा। एनुटी बना दी, और एनुटी कौन सी बना रहा हूँ? रेगुलर। तो मैं ईयर एंड 1 से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4, ईयर एंड 5। अब अगर मैं जानना चाहता कि बताओ 5 साल बाद मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, तो ये तो था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का क्वेश्चन। बट अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फ्यूचर में मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा 5 बार, इन सब की आज की वैल्यू क्या है? आज एक सिंगल अमाउंट बताओ जिसके इक्विवेलेंट है ये, तो इसको मैं बोल दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का क्वेश्चन। मुझे बताओ, ये जो 10,000 रुपये हम 1 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे, इसकी आज की वैल्यू 10,000 से कम होगी, ज़्यादा होगी? ये जो फिगर आएगी 10,000 से कम आएगी, ज़्यादा आएगी? कम आएगी, क्योंकि इसमें 1 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। ये तो फ्यूचर वैल्यू हो गई ना एक तरीके से देखा जाए तो। फिर अगर मुझे आज की वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट हो गया एक तरीके से। और ये भी 10,000 से कम आएगी, ये भी 10,000 से कम आएगी, इसकी भी आज की वैल्यू, इस दिन की वैल्यू 10,000 से कम आएगी, और इसकी भी आज की वैल्यू 10,000 से कम आएगी। तो जो आंसर है वो मुझे बताओ 50,000 से ज़्यादा आएगा या 50,000 से कम आएगा? कम आएगा, कम आएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो आप कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे आ गया ईयर एंड, ईयर एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 10,000 ईच। 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं इंस्टेड ऑफ फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी निकालना चाहता हूँ। तो ये जो 10,000 रुपये है, ये मेरे लिए प्रिंसिपल ना होकर के अब क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो बताओ प्रिंसिपल कैसे निकलता है? अमाउंट अपॉन 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। बताओ यहाँ पे टाइम कितना लिखूँ मैं? खुद सोचो, अगर मुझे इस 10,000 रुपये की आज की वैल्यू निकालनी है तो कितना टाइम गैप है ये? 1 साल का। तो पार में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले 10,000 रुपये की मुझे अगर आज की वैल्यू निकालनी है तो 1.1 टू द पावर 2। तीसरे वाले 10,000 रुपये की मुझे अगर आज की वैल्यू निकालनी है, पावर 3। चौथे वाले 10,000 रुपये की अगर मुझे आज की वैल्यू निकालनी है, पावर 4। और आखिरी वाले 5वें साल वाले 10,000 रुपये की अगर मुझे आज की वैल्यू निकालनी है तो पावर 5। अब इसमें भी हमें दिख रहा है कि 10,000 रुपये कॉमन लिया जा सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1/1.1 टू द पावर 1 प्लस 1/1.1 टू द पावर 2 प्लस 1/1.1 टू द पावर 3 प्लस 1/1.1 टू द पावर 4 प्लस 1/1.1 टू द पावर 5। मुझे पता ही है कि कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं। 1/1.1 निकालो और m प्लस दबा दो। पहले मेमोरी क्लियर कर लेना कैलकुलेटर की, पहले मेमोरी क्लियर कर लेना। 1/1.1 इज इक्वल टू m प्लस। फिर अगर आपको 1/1.1 स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करते हैं? 1/1.1 इज इक्वल टू एक बार इज इक्वल टू आप ऑलरेडी दबा चुके हो, तो अब आपको क्या करना है? एक और बार इज इक्वल टू m प्लस, फिर इज इक्वल टू m प्लस, फिर इज इक्वल टू m प्लस, फिर इज इक्वल टू m प्लस। ये सारे मेमोरी में चले गए। MRC मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा सुनो, 1/1.1 इज इक्वल टू m प्लस, ये आ गया आपका। फिर इज इक्वल टू m प्लस, ये आ गया आपका। फिर इज इक्वल टू m प्लस, ये आ गया आपका, मेमोरी में पहुंचा दिया। फिर इज इक्वल टू m प्लस, ये आ गया, मेमोरी में पहुंचा दिया। फिर इज इक्वल टू ये आ गया m प्लस, मेमोरी में पहुंचा दिया। नहीं आ रहा है उससे? पक्की बात है? मुझे लगता नहीं ऐसा आंसर आएगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका हाँ आ तो रहा है, ये थोड़ी ना पता भी सही आ रहा है गलत आ रहा है। आंसर ही तो आ रहा है, कह रहा है वो। कितना आ रहा है? आपने किस टेक्निक से किया? ये वाली से। और आपका कितना आ रहा है? हाँ तो गलत आ रहा है ना, तो गलत उसका है फिर। ठीक है ना। बट अगेन इससे अगर आपका आंसर आए ना इतना मैटर नहीं करता है। मैंने आपको सिर्फ समझाया पीछे की वर्किंग। आपको क्या करना है?
आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। करके देखें, बताओ हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये। क्योंकि मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। 1 - 1 अपॉन 1.1 टू द पावर 5, 5 साल का क्वेश्चन है, अपॉन 0.1। तो अब सबसे पहले क्या करो आप लोग, 1 डिवाइड बाई 1.1 टू द पावर 5 निकालो। कैसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाई 1.1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यानी 5 बार इज इक्वल टू। जो आंसर आ गया उसमें -1 इज इक्वल टू कर दो, -1 इज इक्वल टू, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा अब, ठीक है ना, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो आंसर आ रहा है उसको कर दो डिवाइडेड बाय 0.1, क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 0.1। फिर जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दो। आपका आंसर नेगेटिव में आएगा बट आप पॉजिटिव में करके उसको लिख दो। बताओ कितना आ रहा है, बताऊंगा। सेम आ गया, हाँ जी सेम आ गया। आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा बट उसको पॉजिटिव करके लिख दो। कितना आ रहा है, 37,907। पहले भी इतना ही आ रहा था, पहले मेमोरी वाले टेक्निक से भी तो इतना ही आ रहा होगा। पॉइंट टू पॉइंट सेम आंसर आता है, पॉइंट का भी फर्क नहीं आता, 1.01 का भी फर्क नहीं आता, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है। तो देखा जाए एनुटी के मेजरली 2 फॉर्मूला आपको याद करने होते हैं, बाकी के 2 तो ईजी है। देखो अगर आपने ऊपर वाला लर्न कर लिया तो नीचे वाले लर्न करने में कोई मुश्किल है क्या, नहीं, बस ऊपर वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है 1 + r से। इसी तरीके से अगर आपने ये वाला फॉर्मूला कर लिया, ये वाला फॉर्मूला कर लिया तो ये करना मुश्किल है क्या, नहीं। जो आपने लर्न किया ऊपर वाला फॉर्मूला उसी को 1 + r से मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लो और एक ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लो, नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। और याद रखो कि भाई 1 + r जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा ड्यू वाले में होता है, ड्यू वाले केस में। यहाँ पे भी ड्यू वाले केस में हो रहा है, यहाँ पे भी ड्यू वाले केस में हो रहा है। इतना लर्न कर लो, लो जी खत्म। अगर ये 4 फॉर्मूला अगर आपको ये लर्न हो जाए ना, ये 4 फॉर्मूले, मेजरली 2 ही बोलूँगा, 4 तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 2 तो बहुत ही ईजी हैं, जो नीचे नीचे वाले हैं, ऊपर वाले आपको लर्न करना है। तो आप इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें इस चैप्टर के अंदर देखो क्या क्या करना बचा है। देखो भाई अभी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ एनुटी करना है। मैं अभी इसे बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो 4 फॉर्मूले हैं इन्हीं में से फॉर्मूले का यूज़ होता है किसी एक का। इसके अंदर भी इन चारों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज़ होता है, इसमें भी इन चारों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज़ होता है, और इसमें भी इन चारों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज़ होता है। तो अगर ये 4 फॉर्मूले आपको याद है तो आपका 50% ऑफ चैप्टर तो ऐसे फिनिश हो गया, ठीक है ना। फिर बचेगा क्या, डेप्रिसिएशन, CAGR और स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट जो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 मिनट का कॉन्सेप्ट, परपेचुटी 5 मिनट का कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आइए जी अब हम एनुटी के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सीखा है एनुटी को, बट क्वेश्चंस ट्राई करना भी बाकी है। देखो कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ, जल्दी से लिख लेना। वैसे तो आप लोगों ने अपने पुराने रजिस्टर्स में नोट्स लिखे होंगे, बट दोबारा लिखने हैं तो दोबारा लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, then always assume question is of future value of annuity। अगर हम पहला नोट को ध्यान में रखें तो मुझे ये बताइए क्वेश्चन पढ़ करके कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का है। क्या क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी निकालनी है? आंसर इज नो, नहीं लिखा। अब क्या करें सर, फ्यूचर वैल्यू को मान लो, नोट लिखवा दिया मैंने। दूसरा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एनुटी रेगुलर एंड एनुटी ड्यू ऑलवेज अज्यूम, याद है क्या बोला था मैंने, ऑलवेज अज्यूम एनुटी रेगुलर।
ओके, इजी। अब ये दो नोट्स अगर हम याद रखें तो बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ के इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपने तो बता दिया था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का लगेगा, कौन सा वाला? रेगुलर, क्योंकि क्वेश्चन ये भी नहीं बोल रहा कि आपने जो ये पेमेंट करी है 150 रुपए की 12 साल तक, ये कब से स्टार्ट करी है, आज से या 1 साल बाद से, तो मानेंगे कि 1 साल बाद से करी है, रेगुलर का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ हमें चाहिए होती है, यानी कि सी 1 + r टू द पावर n - 1 अपॉन r, क्या क्या गिवन है इसमें से। एन अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इज, आपको निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इज, यानी आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी निकालना है, यानी कि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। एक और चीज लिख लो, अमाउंट ऑफ एन्युटी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, और एन्युटी का मतलब होता है कैश फ्लोज पर पीरियड, कैश फ्लोज पर पीरियड, यानी कि मोटा मोटा सी, जो फॉर्मूले के अंदर सी होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इज, यानी कि हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी तो निकालना है, पर पीरियड इज इक्वल टू सी। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इज, दिया क्या है? एन्युटी ऑफ रुपीज, यहाँ से देखो एन्युटी ऑफ रुपीज 150 आपको दी हुई है। आपकी एन्युटी जो है वो 150 रुपये की है, 12 साल की है, 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। आपको अमाउंट ऑफ एन एन्युटी निकालना है और आपको एन्युटी ऑफ रुपीज 150 गिवन है, यानी आपको एक तरीके से सी गिवन है और आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। बताइए जी क्या आंसर आएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो 1.035 टू द पावर 12 निकालो, 1.035 टू द पावर 12 कैसे निकालेंगे? 1.035 इंटू 11 बार इज इक्वल टू, फिर -1 इज इक्वल टू करो, फिर डिवाइडेड बाय 0.035 इज इक्वल टू करो, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 150 कर दो, 0.29। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ जी नियरेस्ट आंसर कौन सा है? बताओ भाई नियरेस्ट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन। ये तो 1000 कुछ है तो बहुत ही दूर हो गया भाई, ठीक है ना। ये 2000 कुछ तो है बट 180 है और यहाँ पे 190 है, तो ये भी 10 का गैप आ गया। ये 2190 सेम है, पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, बट यहाँ पे 0.2 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ पे 0.2 के बाद 8 आ रहा है। इतना हल्का स्लाइट जो आंसर में डिफरेंस है वो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। रीज़न क्या है? राउंडिंग ऑफ। आप जब कैलकुलेटर पे करते हो आप किसी भी चीज़ को राउंड ऑफ नहीं करते, आप कैलकुलेटर में जितनी डिजिट्स है सबको कंसिडर करते हो, और हो सकता है ये कुछ चीज़ों को राउंड ऑफ करके आंसर निकालते हो, उस वजह से हल्का सा स्लाइड चेंज आता है। बात समझ आ गई? ठीक है ना। तो आपके एन्युटी के जब आप एग्जाम में देखोगे आपका एक भी आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जितने क्वेश्चंस करके हो सबका आंसर मैच ना करे, बट जो फर्क होगा वो पॉइंट के अंदर का फर्क होगा, एक का भी फर्क नहीं आएगा। 0.01, 0.2, 0.2, 0.1 इतना फर्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके जी, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क होता है। समझ आ गया आपको ये? अब अगला क्वेश्चन करोगे। बताओ जी इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे जल्दी से बताओ पहले कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। रेगुलर का है ड्यू का है? रेगुलर, क्योंकि क्वेश्चन ये भी नहीं बता रहा कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आज से शुरू कर रहे हैं 1 साल बाद से शुरू कर रहे हैं, तो हम रेगुलर मानेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है ये और बता दो, या फिर क्या निकालना है ये बता दो मोटा मोटा। ओके, आर्यन ने बोला सी निकालना है, बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? The amount of an annuity for 25 year at 5% compound interest is 50 रुपए। आपको एन्युटी गिवन है, आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी गिवन है, अमाउंट ऑफ एन्युटी गिवन है, और वो क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को बोलते हैं। द एन्युटी विल बी, और आपको निकालना क्या है? सी निकालना है। जल्दी से निकाल के देखो क्या आएगा, पहले आप लोग ट्राई करो, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा।
वैसे तो आपको आना चाहिए, अब तो एग्जाम इतनी पास आ रहे हैं और ये तो रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, पढ़ तो आप लोग चुके ही हो उस चैप्टर को। पूजा समझ आ रही हैं चीज़ें? अरे मत बोलो भाई, कुछ आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, ऐसा लग रहा है कोई गिटार बजा रहा है। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? बी। कैसे निकाला? पहले तो हमने इसको सॉल्व कर लिया होगा, 1.05 टू द पावर 25। कैसे क्या होगा? 1.05 इंटू इज इक्वल टू कितनी बार इज इक्वल टू प्रेस किया होगा? टोटल 24 बार। -1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर आ गया, डिवाइड बाय 0.05, पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर क्या करो, इसको मेमोरी में डाल दो। अगर मेमोरी क्लियर है तभी डालना, अगर मेमोरी में पहले से कुछ डाला हुआ है तो मत डाल देना, ठीक है ना। मेमोरी क्लियर होनी चाहिए, पहले ये देख लेना। अगर मेमोरी क्लियर नहीं है तो ये जो भी आंसर आ रहा है इसको साइड में लिख लो। फिर 50,000 डिवाइडेड बाय दिस आंसर, 50,000 डिवाइडेड बाय, अगर जिसकी मेमोरी क्लियर थी उसने मेमोरी में डाल दिया होगा तो 50,000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। हाँ, ऊपर कोने में 26 आ जाना चाहिए। ये दो चीज़ें होती है देखो याद रखने वाली, सुन लो दोबारा से, याद दिला रहा हूँ। एक तो आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि अगर आपको 1.05 टू द पावर 25 निकालना है तो आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है 24 बार। और दूसरी चीज़ होती है कि आप इज इक्वल टू बिना गिने प्रेस करते रहो। बट अब देखो यहाँ पर पावर से एक ज़्यादा आंसर, अगर यहाँ पे 26 लिखा आ गया यानी कि आपने 24 बार इज इक्वल टू प्रेस कर दिया है, यानी कि आपकी पावर 25 आ चुकी है। यानी कि ये वाला नंबर पावर से एक ज़्यादा चलता है और इज इक्वल टू पावर से एक कम बार प्रेस होता है, ठीक है ना। इज इक्वल टू पावर से एक कम बार प्रेस होता है। और ये जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ऊपर एक नंबर चल रहा होता है, हर इक्वल टू के बाद चेंज हो रहा होता है, ऊपर एक नंबर कोने में, लेफ्ट हैंड साइड कोने में, वो एक ज़्यादा चल रहा होता है, पावर से एक ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एक ज़्यादा होता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, देखो आप दो ज़्यादा होता है एक ज़्यादा होता है, बहुत ईजी है। आप क्या करो, आप 1.05 इंटू इज इक्वल टू करो, आपका स्क्वायर आ गया, और आप ऊपर नंबर देखो 3 है या 4 है। अगर 3 है तो एक ज़्यादा चल रहा है ना भाई, बात आ गई ना समझ? हाँ जी, सब का आंसर भी ऑप्शन आ रहा है, पक्की बात। देखो मैं पहले बताया था, इस चैप्टर को जितने अच्छे से कर सकते हो कर लो, क्योंकि एक लॉजिकल रीजनिंग और एक ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपको मैथ्स में आपकी नैया पार है, ठीक है ना, कभी फेल नहीं हो सकते चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखो 20 नंबर का वो हो गया, 15 नंबर का हो गया, 35 नंबर हो गए। अब भाई बाकी का जो पेपर है इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है, इसके अलावा इंडेक्सेस है, लॉगरिथम्स है, रेशियो प्रपोर्शन है, APGP है, इक्वेशंस हैं। इन सारे चैप्टर्स को मिला करके 5 नंबर तो कोई भी ला सकता है ना भाई, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये चीज़ जो मैं बोलता हूँ ना, ये सिर्फ उन बच्चों को बोलता हूँ जिनको मैथ्स से फोबिया है, तो बच्चे दिल पे ना ले, जिनकी मैथ्स अच्छी है, ठीक है ना, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो दिल पे ना ले इस बात को। बोले सर हम तो सोच रहे कि 80-90 लाएंगे, आप 40 लाने की उसमें पड़े। चलो, वैसे हमेशा से मैंने देखा है जितने भी पास्ट एग्जाम्स हुए हैं बच्चों के, CA फाउंडेशन में हाईएस्ट अकाउंट्स में ही आते हैं, ऑल ओवर इंडिया, कहीं की भी बात करो, ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट अकाउंट्स में ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स एक तो 11th-12th में पढ़ी होती है, ठीक है ना, और लोएस्ट बच्चों के जनरली मैथ्स और लॉ में आते हैं, इको में दोनों के बीच में रहते हैं। ये एक जनरल वो है ट्रेंड जो आप हमेशा देखोगे, आप ऑनलाइन जब भी सर्च करोगे ना CA फाउंडेशन रिजल्ट, बच्चों के रैंडमली मार्कशीट्स देखना, आपको मोर देन 90% केसेस में ये पैटर्न दिखेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों को मैथ्स सबसे अच्छी लगती है फाउंडेशन में, और मैथ्स वाला सबसे बुरा लगता है, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। चलो सुनो भाई सुनो, बदलो भाई बदलो, मैं तो चाहता हूँ। जो पिछला अटेम्प्ट गया था तो उसमें हाईएस्ट जो आए थे अकाउंट्स में वो आए थे 94 था, एक बच्चा
तुम नहीं जानते। 400 बोलो यार, नहीं। और अरे सी फाउंडेशन इतना आसान चीज़ नहीं है भैया। 90% के ऊपर भी बहुत रेयर बच्चों के आते हैं। एक या दो बच्चे होते होंगे इंडिया भर में जिनके 90% के ऊपर आते हो। मैथ्स में हाईएस्ट आए थे 89 मेरे स्टूडेंट के। टोटल मार्क्स आउट ऑफ 400 सबसे ज़्यादा, देखो मैंने सबसे ज़्यादा जो सुना है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा मेरे किसी स्टूडेंट के आए हैं वो है 353 इन लास्ट अटेम्प्ट एंड 328 इन लास्ट अटेम्प्ट। 400 तो नहीं आए ना सर, मतलब तुम 400 की बात करो, 380 से ज़्यादा नहीं आते बच्चों के। नहीं सर, प्रभात कह रहा था, नहीं मुझे अकाउंट से डर लगता, नहीं लॉस है, नहीं मतलब इतने तुम्हें ये सब डाउट्स होते हैं, तुम क्या करा करो ना, तुम सी फाउंडेशन रिजल्ट मई 2021 ढूंढ लेना, फिर नवंबर 2021 ढूंढ लेना, ठीक है ना, फिर मई 2020 ढूंढ लेना, 21 2020 ढूंढ लेना, तो सबको सारे अटेम्प्ट के रिजल्ट दिख जाएंगे। पहले रैंक असाइन होती थी टॉप 50, अब रैंक वैंक कुछ नहीं है। चलो सुनो आगे बढ़ो, अगला एग्जाम्पल बताओ, अगला एग्जाम्पल बताओ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का है, फटाफट बेटा श्रुति पढ़ लो। हाँ जी काजल, भावना, श्रुति पढ़ लो भाई, बातें मत करो। फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जल्दी बताइए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी रेगुलर या ड्यू? रेगुलर। क्यों, ऐसा क्यों बोला आप लोगों ने? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में द गिवन एन्युटी ऑफ ₹100, यानी कि सी दिया हुआ है, अमाउंट्स टू, अमाउंट ऑफ एन्युटी दिया हुआ है। अभी अमाउंट ऑफ एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या मान के चलेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। अच्छा, जो 100 रुपये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं हर साल, ये नहीं पता कि कब से स्टार्ट किया, तो क्या मानेंगे? ईयर एंड 1 से स्टार्ट किया, यानी कि एन्युटी रेगुलर है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1 + r⁻n-1 अपॉन r। अब आपको ये गिवन है कितना? 3137.12। सी कितना गिवन है? 100। रेट कितना गिवन है? 4.5%। टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता, ठीक है ना। कई बार तो क्या करो, ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो भाई। ऑप्शन में ईयर्स में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है टाइम ही निकालना है, ठीक है ना। और अगर परसेंटेज में गिवन होता तो रेट निकालना भाई। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें। पहले खुद ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। करा चुका हूं क्लास में ये क्वेश्चन में। $2.411 करके कुछ आएगा एंड में। 20 है। गुड। $19 बार इज इक्वल टू प्रेस किया गया आपने? आपने इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया? 18 टाइम्स। देखते हैं। देखो पहला स्टेप क्या है, 100 को आप इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ, तो 31.3712 आ जाएगा। 31.3712। फिर अगला स्टेप क्या है, 0.045 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा? 1.045 ⁻n-1। ठीक है जी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है भाई? 31.3712 मल्टीप्लाई बाय 0.045, 1.411704, और इस -1 को +1 कर दो इधर लेकर के। अब ये वही सिचुएशन आ गई जो मैंने बोला था, आपको जब भी आएगी आपको एक ही चीज़ करनी है, और वो चीज़ क्या होती है कि जो टाइम वाला बेस है वो बेस दोनों साइड कॉपी पेस्ट कर दो, यानी 1.045 दोनों साइड कॉपी पेस्ट कर दो। कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। 19 टाइम प्रेस करने पे आया आंसर 20 ईयर्स हो गया। आपको करना क्या है, सुनो सारे बच्चे जिनको इसके बाद नहीं समझ आया, 1.045 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करते रहो। कब तक प्रेस करो, जब तक आपका आंसर ये नहीं आ जाता। और फिर देखो आपने कितनी बार प्रेस किया था। अगर आपने 19 बार प्रेस किया था तो पावर क्या रही होगी 20। अगर आपने 20 बार प्रेस किया था तो पावर क्या रही होगी 21। या फिर दूसरी चीज़ की कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देख लो, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब आपके स्क्रीन पे 1.411714 ये आंसर आ रहा होगा तो यहाँ पे आपका 21 लिखा हुआ दिखाई देगा। और ये नंबर हमेशा पावर से एक ज़्यादा होता है, पावर से एक ज़्यादा होता है। तो पावर कितनी हो गई 20 हो गई। ठीक है जी। अब देखो जो फर्क आ रहा है वो डेसिमल के 4 डिजिट के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद भी 4 डिजिट के बाद आ रहा है। तो कोई ये मैटर करता है इतना ज़्यादा? नहीं मैटर करता। तो हम क्या बोलेंगे कि आंसर इज 20 ईयर्स अप्रॉक्स। अप्रॉक्स भी इसी वजह से लिखा है क्योंकि वो डेसिमल के 4 डिजिट के बाद जो हल्का सा चेंज आ रहा है ना, इसी वजह से अप्रॉक्स भी लिखा गया है। आ गई बात समझ? एनी डाउट्स? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? एग्जाम्पल, ₹200 is invested at the end of each month in an account paying interest 6% per year compounded monthly। ठीक है ना, ₹200 is invested at the end of each month। बताओ एन्युटी रेगुलर का है, एन्युटी ड्यू का है? रेगुलर का है क्योंकि एट द एंड लिखा है, आज से शुरू नहीं कर रहे, एक महीने बाद से शुरू कर रहे हैं। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडिंग हो रही है मंथली बेसिस पर। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, ठीक है ना, और कितने महीने का, कितने टाइम का क्वेश्चन है? टाइम ड्यूरेशन कितना है इस क्वेश्चन का? 1 साल, 10 साल, 10 महीने, कितना टाइम ड्यूरेशन है? 10 महीने। अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रही है और 10 महीने का ही क्वेश्चन है तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 10 बार। आगे बात समझ? अब हम पहले तो क्या लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, ये हमें बोल रहा है। और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, क्वेश्चन साइलेंट भी नहीं है, क्वेश्चन हमें बोल रखा है कि एन्युटी रेगुलर है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, रेगुलर फॉर्मूला होता है C 1 + r⁻n-1 अपॉन r। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर हमको निकालना है। ₹200 इज इन्वेस्टेड, C हमें गिवन है, एवरी मंथ, ठीक है ना, तो C आ गया। 1.06 टू दी पावर, बताओ कितना लिखूं? अच्छा यहाँ पे मैं 1.06 ही लिखूं? बताइए जी, यहाँ पे 1.06 ही लिखो? तो हम क्या करेंगे, 06 तब लिखते अगर कंपाउंडिंग ईयरली होती। अभी हमारी कंपाउंडिंग हो रही है मंथली, तो बताइए R कैसे निकलेगा? R/100 इंटू एम, और N कैसे निकलेगा? T इंटू एम। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो स्मॉल r होता है, ये स्मॉल r कैसे निकलता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है डिवाइड बाय 100 इंटू एम करके निकलता है। अभी तक क्या हो रहा था, क्वेश्चन में ईयरली क्वेश्चन था तो इंटू एम यानी इंटू 1 होता था, ठीक है ना, तो 6/100 यानी 0.06 लिख देते थे हम, तो 1.06 हो जाता था। बट अब ये क्वेश्चन में कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो 6/100 इंटू 12 कितना आ जाएगा ये? तो 1 प्लस 0.005 कितना हो जाएगा? 1.005। n कितना होगा? टाइम इंटू एम। बताओ टाइम को ईयर्स में लिखना है, 10 मंथ को ईयर में कैसे लिखेंगे? और इंटू एम ये कितना हो जाएगा? 10 -1 अपॉन 0.005। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो, दोबारा से हर एक चीज़ को देखो कैसे कैसे हुई है, और डाउट है तो मुझसे पूछो। 0.005 कैसा आया, समझ आ गया? नहीं आया तो मुझसे पूछो। 10 कैसे आया, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझसे पूछो। टाइम जो होता है यहाँ पे कैपिटल T होता है, हमेशा ईयर्स में होता है। अगर 1 साल का क्वेश्चन तो कैपिटल T 1 होता है, अगर 2 ईयर का क्वेश्चन तो कैपिटल T 2 होता है। बट अगर 10 महीने का क्वेश्चन है तो कैपिटल T कितना होगा? 10/12। ईयर्स में होता है ना, तो 10/12 ईयर्स। 10/12 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय एम यानी कि 12, तो 10 और 10, 12 और 12 कट गया, 10 आया। और मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि क्वेश्चन 10 महीने का है और कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 10 बार। और ये जो ऊपर पावर में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। याद है मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो पावर होती है इसका क्या मतलब है कि कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। अब कंपाउंडिंग अगर ईयरली होती है तो m 1 हो जाता है, तो टाइम जो होता है आपका 10 साल का क्वेश्चन है तो ये 10 ही हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बट अगर 10 साल का क्वेश्चन हो, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगी?
20 टाइम्स, तो ये क्या हो जाता t इंटू एम यानी कि 10 इंटू 2 यानी कि 20 हो जाता। याद आ रही है बात है, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? यही पार्ट मुश्किल है क्योंकि अभी तक हमने एनुटी के क्वेश्चन किए, बट हर केस में कंपाउंडिंग कब हो रही थी? ईयरली बेसिस पर। इस क्वेश्चन में कंपाउंडिंग क्या हो रही है? मंथली बेसिस पर, यानी एट शॉर्टर इंटरवल हो रही है। बताइए क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको 1.005 टू द पावर 10 कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, बट निकालना मत क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपको गिवन है। अगर आप ये वाली वैल्यू कंसिडर करके आंसर निकालोगे आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो आंसर आना चाहिए। हाँ 2057 आता है शायद इसका आंसर। हाँ 2045 आ रहा होगा आपका, इसके आसपास आ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा ये वाला अगर आप ये यूज़ करते हो इसकी जगह। कैलकुलेटर पे जो निकालोगे उससे वही राउंडिंग ऑफ का फर्क आने की वजह से थोड़ा स्लाइड चेंज हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अप्पू रिटायर्स एट 60 ईयर्स रिसीविंग अ पेंशन ऑफ ₹14,400 अ ईयर। एक अप्पू है जो 60 साल की उम्र पे रिटायर हो जाता है और इसको कितनी पेंशन मिलेगी? 14,000 रुपये, 14,400 रुपये पर एनम, 14,400 पर एनम। ठीक है, 14,400 पर एनम, पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और जो इसको इंस्टॉलमेंट पे होंगी किस बेसिस पर पे होंगी? हाफ ईयरली बेसिस पर। यानी अगर एक साल में 14,400 रुपये आपको मिलने हैं और मैं बोलूँगा कि 6-6 महीने के गैप पे दूंगा तो कितने दूंगा हर बार? बताइए। 7,200, तभी तो साल के 14,400 बनेंगे। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर। एम कितना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हाफ ईयरली है, तो एम हो जाएगा 2। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर रेकनिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 ईयर्स। और इसको लगता है कितने साल जिएगा? 13 साल। तो क्वेश्चन कितने सालों का हो गया? 13 साल का हो गया। या 60 का है और इसे लगता है 13 साल जिएगा, यानी 73 की एज पर इसकी डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगी, पेंशन मिलना बंद, पेंशन मिलना बंद। तो कितने साल का क्वेश्चन हो गया? 13 साल का क्वेश्चन हो गया। टाइम इज इक्वल टू 13 ईयर्स। ठीक है जी। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% पर एनम, पेबल हाफ ईयरली। ठीक है जी। व्हाट सिंगल सम इज इक्वलेंट टू हिज पेंशन। अब इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या है वो समझो। इस क्वेश्चन में मुश्किल ये है कि हमें समझ नहीं आता कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। पहली बात तो एन्युटी का क्वेश्चन क्यों है? इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम इंटरवल है यहाँ पर। ठीक है ना, 7200 इक्वल अमाउंट हो गया जो हर साल मिलना है, हर 6-6 महीने बाद मिलना है आप लोगों को। इक्वल टाइम इंटरवल भी हो गया क्योंकि हर 6-6 महीने बाद मिलना है। एन्युटी का क्वेश्चन है। एन्युटी रेगुलर या एन्युटी ड्यू? क्यों बताइए? रेगुलर क्यों और ड्यू क्यों? दोनों का आंसर दो। अगर आपको लगता है साइलेंट है तो ड्यू बिल्कुल ठीक बोला, बट एक क्वेश्चन देखा जाए साइलेंट नहीं है किसी भी एंगल से। ये क्वेश्चन लगता साइलेंट है बट है नहीं, ये तो इसमें वो है मैजिक। देखो आप खुद सोचो, अगर आपको पेंशन मिलनी है, आज आप रिटायर हो गए, ठीक है ना, आप 60 साल के हो गए आज। पेंशन नॉर्मली मंथली मिलती है, इसमें तो हाफ ईयरली दे रखा है, नॉर्मली मंथली मिलती है। मुझे बताइए आपको पेंशन अगर आज आप रिटायर होते हो तो आज मिलेगी पहली या 1 महीने बाद मिलेगी? पेंशन जब मिलती है तो जिस दिन रिटायर होता है बंदा उस दिन से मिलना शुरू हो जाती है, 1 महीने बाद से मिलना शुरू होती है? 1 महीने बाद से। तो क्या उनसे क्वेश्चन हुआ? एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन हुआ। बात समझ आ गई इतनी? ठीक है ना, क्वेश्चन साइलेंट लग रहा है बट है नहीं। अब दूसरी बात सुनो, एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है तो क्लियर है, एन्युटी का क्वेश्चन और रेगुलर का क्वेश्चन है तो क्लियर है। अब फ्यूचर वैल्यू का या प्रेजेंट वैल्यू का ये चीज़ हमें समझनी है। आपको लगता है कि सर क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन होना चाहिए, बट मैं अगेन बोलूंगा कि क्वेश्चन लग रहा है साइलेंट बट है नहीं। देखो अगर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, 7200 आपको पेंशन मिल रही है हर 6-6 महीने बाद। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप बोलते हो कि सर ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का है, यानी आपको क्या निकालना होगा कि जो आपको 7200 रुपीज़ मिले हैं 13 साल तक, 26 बार 13 साल तक जो आपको 7200 मिले हैं, इसकी इस दिन की क्या वैल्यू है? यही तो होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब।
और ये फिगर हम कब निकालते हैं? जब ये पैसा क्या हो, इन्वेस्ट हो। जब ये पैसा इन्वेस्ट होगा तभी तो निकालोगे आप फ्यूचर वैल्यू। बात समझ आ रही है? अगर इन्वेस्ट ही नहीं किया, ठीक है ना, तो आपको कहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा? ये जो 4% इंटरेस्ट मिलना है, ये इन्वेस्ट ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? अब पेंशन जब आपके पास आती है, आप उसको खर्च करते हो या इन्वेस्ट करते हो? खर्च करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। तो आपको क्या 13 साल के बाद कोई लमसम अमाउंट मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। यानी इस क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने का कोई लॉजिक है? नहीं है। तो क्या निकालेंगे भाई फिर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने का लॉजिक समझो। जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई या तो तू 13 साल तक, या जितनी तेरी लाइफ एक्सपेक्टेशन है उतने साल तक हर महीने या हर 6 महीने बाद 70 to 100 रुपीज़ लेता रहे, या फिर तुझे हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि ये ऑप्शन तू छोड़ दे और आज लमसम अमाउंट ले ले, इकट्ठा लमसम अमाउंट ले ले, बट फिर हम तुझे पर मंथ कुछ भी नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि अगर ये लमसम अमाउंट लेता है आज के दिन तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमें जो अमाउंट निकालना है वो बताओ, आज के दिन का निकालना है या 13 साल बाद का निकालना है? आज के दिन का। तो क्वेश्चन किसका हुआ? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कौन सा? रेगुलर। दूसरी चीज़ सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा। एक बंदे को अगर 70 to 100 रुपीज़ मिलते हैं 26 बार, तो टोटल उसे कितना पैसा मिल गया? वन लाख 87,000। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी होती तो आपका आंसर इससे ज़्यादा आता, इससे कम आता? ज़्यादा आता। क्या इसमें कोई भी ऑप्शन इससे ज़्यादा दिख रहा है? नहीं। यानी किसका क्वेश्चन हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अब ये लॉजिक भी एग्जाम में लगा सकते हो अगर समझना है क्या करना है तो। आगे बात समझ? ठीक है, चलिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन हो गया ये। सी 1 - 1 अपॉन 1 + r टू द पावर n अपॉन r। बताइए सी कितना है? 70 to 100। 1 - 1 अपॉन 1 + r। बताइए जी r कैसे निकालेंगे? r अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय m। रेट कितना है? 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2। कितना हो जाएगा? 0.02। तो कितना हो जाएगा? 1.02 टू दी पावर कितना आएगा बताइए? n कैसे निकालते हैं? t × m। टाइम कितना है? 13 साल। m कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 0.02। लो जी आंसर निकाल लो। तो सबसे पहले तो 1 / 1.02। 14,400 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको 14,400 मिल ही नहीं रहा, आपको तो 7,200 मिल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ना आपको अलाइनमेंट देखना है। अलाइनमेंट क्या है सुनो। अगर आपको दिख गया कि क्वेश्चन हाफ ईयरली का है तो आपका रेट भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, आपका टाइम भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, और आपका जो सी है वो भी उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। बात समझ आ रही है? अब अगर आपका कैश फ्लोज पर एनम होते और कंपाउंडिंग हो रही होती मंथली या फिर हाफ ईयरली, तो क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन हो जाता हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन अगर ध्यान सुनना, अगर एन्युटी का क्वेश्चन है और कंपाउंडिंग मंथली आपको दिख रहा है तो आपकी हर चीज़ मंथली होगी। आपकी सी भी मंथली होगा जो कैश फ्लोज होते हैं, आपका रेट भी आपको मंथली लेना है, आपको टाइम भी आपको मंथली लेना है। टाइम यानी कि जो पार लेनी है भी मंथ के हिसाब से लेनी है। ईयर्स मल्टीप्लाई बाय m यानी कि 12। हर एक चीज़ अलाइंड होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई चीज़ ईयरली है, कोई चीज़ हाफ ईयरली है, कोई चीज़ मंथली, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है बताओ भाई? 1 / 1.02 टू द पावर 26 कैसे निकालोगे? 1 / 1.02 और 26 बार इज इक्वल टू, फिर उसमें करो -1 इज इक्वल टू, जो आंसर है उसको करो डिवाइड बाय 0.02 इज इक्वल टू, फिर जो आंसर है उसको 70 to 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है? हाँ जी, सबका आ रहा है क्या? ये आ रहा है? पक्की बात है? जिसका नहीं आ रहा हो एक और बार देखो भाई। अगर सबका ही भी आ रहा है तो भी होना चाहिए। समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? देखो एन्युटी के क्वेश्चन इजी होते हैं। सिर्फ देखो बच्चों को पता है एग्जाम में दिक्कत क्या होती है इस चैप्टर के अंदर, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगा है क्वेश्चन पढ़ के। तो ये चीज़ आपको समझनी है, खुद से समझनी है कि भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है।
वही फॉर्मूला उसमें अकॉर्डिंगली लगेगा, क्योंकि ये जो 4 फॉर्मूले होते हैं बच्चा कंफ्यूज जाता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा लगाएं, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला ही इस चैप्टर को मुश्किल बनाता है। चूज ऑफ फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यही चीज़ इस चैप्टर को मुश्किल बना देती है। बट मैं आपको हर एक चीज़ लॉजिकली समझाता हूँ, तो आपको ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हर एक चीज़ लॉजिकली समझो तो कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। रटने की कोशिश करोगे तो पक्का ये दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन में ये गिवन तो ये लगेगा, ये गिवन तो ये लगेगा, ये रटा नहीं जा सकता कभी। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर इफ इंटरेस्ट रेट भी 9%। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, पक्की बात है, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। आंसर इज सबके सब नालायक है। तुम्हारे दिमाग में एन्युटी ऐसे घुस गया कि हर जगह तुम्हें एन्युटी दिखाई दे रहा है। क्या एन्युटी का क्वेश्चन है? क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के आप कहीं भी ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ पेमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपको नंबर ऑफ पेमेंट्स करनी है, आपको मिलनी है? तो एन्युटी का क्वेश्चन ही नहीं है ये क्वेश्चन पता है कैसा है, जो आपने थोड़ी देर पहले क्लास की स्टार्टिंग में प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन किया था। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है। क्या आंसर आ रहा है? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। तो 1 डिवाइड बाय 1.09 5 बार इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 10,000। ये ऑप्शन मतलब तो एग्जाम में ये गलती काफ़ी बच्चे करते हैं, पहले ही बता रहा हूँ मैं, जो आपने अभी करी। उनको जैसे वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू देखते हैं ना, बट उनको लगता है लो जी आ गया एन्युटी का क्वेश्चन। बट मैंने आपको बोला कि एन्युटी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एक अलग कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों को जब मर्ज कर दिया जाता है तब एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू भी कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको आज क्लास के एकदम स्टार्टिंग में बताया था, तब हमने एन्युटी पढ़ा भी नहीं था। फिर मैंने एन्युटी के साथ आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पढ़ाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू हमेशा एन्युटी के साथ ही आएगा, वो अलग से भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन वही अलग से वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं थी आप लोगों को निकालने की, एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ करने की। क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है भाई। आपको प्रेजेंट वैल्यू बतानी है 10,000 रुपये की, जो आपको 5 साल बाद मिलने हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, ठीक है। 10,000 रुपये जो आपको 5 साल बाद मिलने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? कहीं भी नहीं लिखा कि आपको हर साल कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ पैसा मिलना है, कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। क्यों उसमें एन्युटी का फॉर्मूला लगाएं भाई? अगला, सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर। अब यहाँ पे 10,000 एवरी ईयर है, तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम गैप आ गया यहाँ पर। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, बट अभी तक ये नहीं पता कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। क्वेश्चन के एंड में लिख दिया व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सी है वो कितना है? 10,000। योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। एन जो है वो है 5 ईयर्स। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एज एंड व्हेन रिसीव्ड। और जैसे ही आपको अमाउंट रिसीव होता है बैंक में डाल देते हो, यानी कि आज अगर उन्होंने पैसे दिए आपको 10,000 तो आपने आज ही डाल दिया बैंक में वो। एंड गेट 10% इंटरेस्ट पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी? आपको इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या ये फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा है? हाँ या ना? नहीं, क्या गलत है? 1 प्लस आर, क्योंकि ड्यू का केस है तो 1 प्लस आर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। चलिए, सी कितना है? 10,000। 1 - 1 अपॉन 1.1 टू द पावर 5 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1। बताइए जी क्या आंसर आ रहा है? तो सबसे पहले तो 1 डिवाइड बाय 1.1 टू द पावर 5 निकाल लो, फिर -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10,000। आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर जो है यहाँ पर है ना 8 कर लेना है, 8 है, 8। ये 13 की जगह 8 है, वो 8 जो है वो प्रिंट करते वक्त 13 पकड़ लिया इस शीट ने। हाँ जी, सबका आंसर आ गया सी। बताओ जी चैप्टर मुश्किल है या नहीं?
बोलो नहीं है, अब बोलो भाई, नहीं है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी ऑफ 8 क्वार्टरली पेमेंट्स ऑफ 500 ईच। 8 क्वार्टरली पेमेंट्स ऑफ 500 ईच। 8 क्वार्टरली पेमेंट्स ऑफ 500 ईच। बताओ 8 ईयर्स का क्वेश्चन है क्या ये? कितने ईयर्स का है? 2 ईयर्स। वेरी गुड। अगर 8 क्वार्टरली पेमेंट्स हैं यानी कि 2 साल का क्वेश्चन हो गया ये। एम कितना हो गया? 4, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट लिखा है यानी कि पूरा क्वेश्चन, हर चीज़ इसमें क्वार्टरली दिखेगी आपको, हर चीज़। 8 क्वार्टरली पेमेंट ऑफ 500 ईच, हर पेमेंट 500 रुपये की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी। अब ये ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? एनुटी रेगुलर, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी रेगुलर एक ही चीज़ होती है। एनुटी ड्यू और एनुटी इमीडिएट एक ही चीज़ होती है। इमीडिएट और ड्यू एक बात है, ऑर्डिनरी और रेगुलर एक बात है। मैंने आपको लिखवाया भी है बुक के अंदर, बट तब लिखवाया था जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे पहले, जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था अपने नॉर्मल बैच में। अभी तो रिवीजन चल रहा है। बताइए जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर क्या होता है? सी 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n अपॉन आर। 500 ईच, 1 - 1 अपॉन, बताओ आर कितना होगा? बताइए। 8 अपॉन 100 इंटू 4 यानी कि 0.02, 1.02 टू दी पावर, बताओ जी n कितना होगा? t इंटू एम यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8 अपॉन 0.02। ठीक है जी, आगे बात समझ? वही लिखा है नॉर्मली, बस यहाँ पर ये गलती से आगे ये वाली लाइन आनी नहीं चाहिए थी। दोबारा ठीक कर देता हूँ। अरे कुछ गलत कर दिया। अब ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आएंगे, क्या आप 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे? हाँ या ना? अगर 1 मिनट के अंदर कर पा रहे हो तो आपकी एकदम सही चल रही है प्रिपरेशन। अगर 1 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो कुछ दिक्कत है भाई, प्रैक्टिस करो। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे हर एक क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा हर क्वेश्चन, और 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स। इस ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, एनुटी वाले स्पेशली, क्योंकि उनमें कुछ करना ही नहीं होता। फॉर्मूला पिक करो क्वेश्चन पढ़ के और वैल्यूज पुट करो। ये आपको सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना एग्जाम के अंदर। आपको तो दिमाग में फॉर्मूला अगर अच्छे से फिट हो जाएगा ना, आप कैलकुलेटर पे ही सारा काम कर लोगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक बार को पेंसिल से हल्का फुल्का लिख भी लिया कि एक फॉर्मूला लिख लिया और ये फिगर्स लिख ली, फिर कैलकुलेटर पे तो सारा काम करना है आप लोगों को। लेकिन अगर आपको एकदम मस्त तरीके से दिमाग में फॉर्मूला फिट नहीं होता बाई चांस, तो आप इमेजिन करके ये चीज़ हो सकता है ना भी कर पाओ। अगर ये इमेजिन करके तभी कर पाओगे जब अच्छे से फिट हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं सीधा लिखता कुछ नहीं हूँ, मैं सीधा कैलकुलेटर पे वर्किंग शुरू कर देता हूँ। 1 डिवाइड बाय दिस 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 माइनस 1 अपॉन दिस इनटू दिस, क्योंकि मुझे फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से फीड हो चुका है, मुझे लिखना भी नहीं पड़ता, मेरे लिखने का भी टाइम बच जाता है। ये तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ, आप लोग देख सको कि क्या होना है। उन्हें ये सब लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है कोई, आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस इतनी करो। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? ये सी ऑप्शन 3662.74, ठीक है ना। तो 3662 सी ऑप्शन है, और पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क रहता ही है, मैंने आपको बताया राउंडिंग ऑफ की वजह से। हाँ जी, क्लियर हो गया कैसे करना है? ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन में पता है ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, जो पावर है ना वो 8 इंटू 4 32 ले लेते हैं। बोलते हैं 8 लिखा हुआ है और क्वार्टरली क्वेश्चन है तो 8 इंटू 4 कर दो, बट वो ये समझना भूल जाता है कि भाई 8 ईयर्स होता तब 8 इंटू 4 होता, ईयर्स तो 2 ही है यहाँ पर। ये 8 क्वार्टरली पेमेंट्स है, और सुनो 8 क्वार्टरली पेमेंट्स आपने करी हैं, और क्वेश्चन भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, तो कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही होगी? 8 बार। अगर आपने 8 पेमेंट्स करी तो 8 बार कंपाउंडिंग हो रही होगी हर क्वार्टर, तो आप सीधा 8 भी लिख सकते हो।
आप ही लोगों के लिए भाई, पढ़ लेना। अ विनर इज ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। ठीक है जी। बस, अरे आज हमें ख़त्म करने थे भाई, लोन, डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, तीनों ख़त्म करने थे। अरे जल्दी समझा दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तो 15 मिनट बचे भी हैं। सुनो, लोन कभी लिया है या कभी गए हो घर वालों के साथ लेने? ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वेरी गुड। देखो, अगर कभी फ्यूचर में लोन लेना पड़े तो क्या कैसे काम करता है लोन, समझना। लेट्स आप एक बाइक बाइक या स्कूटी लेने गए हो, और स्कूटी या फिर एक गाड़ी लेने गए हो जो कि 10 लाख की है, तो क्या 10 लाख की गाड़ी अगर आप लेते हो तो आपको पूरे 10 लाख का लोन मिल जाएगा? पहली बात तो नहीं, वो बोलेगा कि भाई कुछ डाउन पेमेंट तो अभी करो, ठीक है ना, और बाकी का लोन ले लो। तो आपको लेट से 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ी, 2 लाख रुपए अभी के अभी देने पड़े, और बाकी 8 लाख रुपए का आपको लोन मिल गया, ठीक है ना, 8 लाख का लोन मिल गया। अभी जो लोन होता है 8 लाख रुपए का, ये आपको वापस करना होता है बैंक को EMI के थ्रू, ठीक है ना। EMI पता है क्या होता है? पता है ना, जो हर महीने, हाँ, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती हैं, EMI के थ्रू पे करना होता है। ये जो EMI होती हैं इसके अंदर बताओ क्या क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। क्या अच्छी होता? अच्छा, अगर डायरेक्ट भी मिल जाती है, मतलब डायरेक्ट क्या? मतलब जैसे हम लोन पे दे रहे हैं, पर अगर सामने वाले को पता है कि हाँ ये पर्सन टाइम पे पेमेंट्स कर हाँ देता है, हाँ, तो वो ऐसे दे देता है। लोन मतलब होता है, नहीं ऐसे दे देता है वो तो ठीक है, बट उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। कहाँ कहाँ चलेगा तुम? मतलब मतलब आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना इन एनी केस। हाँ तो इंटरेस्ट हाँ, देना होता तो अभी उसकी बात हो रही है। अब है। सुनो, मतलब जो डाउन पेमेंट की बात है वो किए बिना अच्छा, वो दिए बिना मिल जाता है। डाउन पेमेंट जनरली हर केस में वैसे करनी पड़ती है, आपकी कितनी भी अच्छी क्रेडिट स्कोर हो, डाउन पेमेंट मिनिमम 10% तो हर कोई मांगता है। बिना ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपको 100% लोन मिल जाए। अगर आपको कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, तो इन दो लोन्स में स्पेसिफिकली आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है कुछ कुछ। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, उसमें कोई डाउन पेमेंट नहीं होती, वो आपको पूरा पूरा मिल जाता है, ठीक है ना, उसमें डाउन पेमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। चलिए, अब सुनो, आपने 8 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब ये लोन जो है, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकली लाइफ में, आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती है मंथली जाती हैं, इसलिए उनको EMI बोलते हैं, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। बट अभी हम मंथली की जगह ईयरली समझते हैं। आपने लोन लिया 8 लाख रुपए का, बैंक ने आपको बोल दिया कि भाई आपको ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि EMIs जो होती हैं इनका एक नेचर होता है क्या, कि फिक्स्ड अमाउंट होते हैं और फिक्स्ड इंटरवल पर आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है। फिक्स्ड अमाउंट होता है और फिक्स्ड इंटरवल पर आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है। जैसे कि मैंने लोन लिया हुआ है कार के लिए, तो मेरा जो कार लोन का EMI जाती है वो 5 तारीख को जाती है हर महीने। जैसे आज 5 तारीख, कल 5 तारीख थी या आज 5 तारीख है, कल ही तो गई थी शायद, हाँ कल चली गई वो, ठीक है ना। अब वो जितना अमाउंट है वो उतना अमाउंट हर महीने 5 तारीख को चला जाता है। वो 5 का 4 भी नहीं होता, 5 का 6 भी नहीं होता, और अमाउंट भी पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं, तो ये एनुअल इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट की होंगी, सेम अमाउंट की होंगी। तो अगर एक अमाउंट एक्स है तो बाकी सारे अमाउंट भी एक्स होंगे। बात समझ आ गई? इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम गैप, क्या एनुटी का क्वेश्चन बन गया? हाँ या ना? बन गया। एनुटी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ पेमेंट्स जहाँ पे हमें इक्वल अमाउंट देना पड़े या मिले एट इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये एनुटी का क्वेश्चन बन गया। अब मुझे लोन अमाउंट पता है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, लेट से बैंक बोलता है कि आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और मुझे टाइम भी पता है 5 साल का टाइम है। अब मुझे निकालना है कि ये मेरी EMI कितने की होगी, EMIs कितने की होंगी, कैसे निकालें? देखो एन्युटी का क्वेश्चन है, यानी इसमें एन्युटी के जो 4 फॉर्मूले उसमें से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा वाला लगेगा? अच्छा पहले तो बताओ, ये एन्युटी रेगुलर है, एन्युटी ड्यू है? एन्युटी रेगुलर है क्योंकि पहली पेमेंट ईयर एंड 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास 4 में से 2 फॉर्मूले तो कट गए, कौन से वाले? ड्यू वाले। अब 2 बचे हैं, एक बचा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, एक बचा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। और तो कौन सा लगा है? वैसे पढ़ चुके हो तुम लोग, हर एक को सेम आंसर देना चाहिए था और सही आंसर देना चाहिए था। इसका आंसर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। सोचो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर लगाते हो, अरे तो उसके लिए तो रेगुलर हो गया, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा।
मैं तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप बोलते हो अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर लगता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको सी पता है, एक्स है वो तो, क्या आपको आर पता है, हाँ जी सर पता है, क्या आपको एन पता है, हाँ जी सर पता है, क्या आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पता है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होती है, वो अमाउंट जो आपको 5 साल बाद मिलना होता। क्या आपको 5 साल बाद कुछ मिलने वाला है, क्या आप 5 साल बाद कुछ देने वाले हो इकट्ठा, नहीं। यानी कि आपको जब ये चीज़ पता ही नहीं, ये चीज़ पता ही नहीं, तो फॉर्मूला यूज़ करके क्या निकाल लोगे। अगर एक चीज़ मिसिंग होती तो निकल जाती, दो चीज़ मिसिंग है तो थोड़ी ना निकलेंगी भाई। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। यानी कि फॉर्मूला इसमें लग ही नहीं सकता भाई, लग ही नहीं सकता। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाओ, एन्युटी रेगुलर, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, सी 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर आर एन कर दिया मैंने, आर टू द पावर एन अपॉन आर। मुझे आर पता है, मुझे एन पता है, कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पता है क्या है, 8 लाख रुपए, वेरी गुड। यानी मुझे पता है कि अगर इन सब एक्स में से मैं इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल क्या है, 8 लाख रुपए। ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, इन सब में से मैं क्या हटा रहा हूँ, इंटरेस्ट हटा रहा हूँ, और अगर मैं इन सब इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटा दूँ तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा। यानी इन सब का टोटल जो है अभी, इन सबको अगर मैं पाँचों को ऐड करूँ तो 8 लाख से ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। बट अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूँ तो क्या बचेगा, 8 लाख ही बचेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, यानी कि इन पांचों में से इनका इंटरेस्ट हटा दूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 8 लाख। यानी कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है। आगे बात समझ, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने आपको क्या बोला था कि जो जीरो के नीचे लिखा जाता है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है, और जीरो के नीचे क्या लिखा है, 8 लाख लिखा है मैंने, ठीक है ना। लोन अमाउंट, तो लोन का क्वेश्चन जो होता है उसमें हमेशा चाहे कुछ हो जाए, अगर आपको क्वेश्चन में इन दो में से कोई भी एक वर्ड दिख गया ना, या तो बोरो या फिर लोन, बोरो या फिर लोन, तो यानी वो लोन का क्वेश्चन है, और उसमें हमेशा यही फॉर्मूला लगता है। लोन के क्वेश्चन में कभी भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगता। लोन के क्वेश्चन में कभी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला भी नहीं लगता, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। तो ये एकदम ऐसी बात है, एकदम गांठ बांध लो इसको, कि लोन का क्वेश्चन अगर सर दिख गया, कैसे पता चलेगा लोन का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में या तो लोन वर्ड लिखा होगा या बोरो वर्ड लिखा होगा, मिस्टर एक्स बोरोड दिस मच, ठीक है ना, तो लोन का क्वेश्चन है। और हो सकता है कि कभी कभी बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती है कि दोनों वर्ड नहीं लिखे क्वेश्चन के अंदर, फिर भी वो लोन का क्वेश्चन होता है। जैसे कि कैसे आता है क्वेश्चन कि मिस्टर एक्स बॉट टीवी फॉर रुपीज 80,000 बाई पेइंग 20,000 डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग वॉज पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में लोन का वर्ड नहीं लिखा था, बट हमें समझ आ गया कि 80,000 का टीवी 20,000 की डाउन पेमेंट देकर के अगर ये ले रहा है तो 60,000 रुपये का लोन लिया होगा इसने। आ गई ना बात समझ। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो लोन का क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया ये है तो उसमें यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो भाई 8 लाख इज इक्वल टू मंथली पेमेंट्स जो कि हमें निकालनी है, ये क्या हो गया ईएमआई, और ये क्या हो गया लोन अमाउंट। तो ये जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लोन अमाउंट होता है और सी ईएमआई होता है। 1 - 1 अपॉन 1.1 10% टू द पावर 5 अपॉन 0.1। आप जो आंसर निकालोगे आपका इंस्टॉलमेंट ईएमआई का आंसर आ जाएगा। आपकी ईएमआई कितनी जाएगी, ईएमआई तो नहीं बोलेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि ईएमआई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, यहाँ पे मंथली नहीं है, यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ईएआई बोल सकते हो, इजी एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाँ जी कितना आ रहा है, सी का आंसर बता दीजिए भाई। सबका आंसर यही आ रहा है क्या, मेरे हिसाब से तो ये गलत है थोड़ा, मेरे हिसाब से तो गलत है। $2,20,000 $2,30,000 के आसपास आना चाहिए जितना मुझे लगता है।
यही आ रहा है? ओके अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ रहा होगा। 8 लाख का लोन ना, मेरे दिमाग में 10 लाख का लोन चल रहा था। ठीक है, ये आ रहा होगा। सुनो भाई, अब अगर अगर ध्यान से सुनो, मैं पूछूं आप लोगों से कि ये जो गाड़ी है जो आप खरीद रहे हो, ये वाली गाड़ी, ये आपको लोन लेने के बाद कितने की पड़ेगी, तो आप क्या आंसर दोगे? आप बोलोगे कि सर 2 लाख रुपए की तो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, ये डाउन पेमेंट करिए 2 लाख रुपए की, ये करनी पड़ेगी, और बाकी हमको 2,11,037.98 की 5 इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी। कितने की पड़ेगी गाड़ी? बोलो 12,55,189, यानी 10 लाख की गाड़ी आपको 12,55,000 की पड़ रही है, यानी कि आपको मोटा मोटा देखा जाए 2,55,000 के आसपास इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है ना, समझ आ गया कितना इंटरेस्ट जा रहा है? अगर आपको ये निकालना है तो सिंपली क्या करो, ये वाला जो आंसर आएगा इसमें से 8 लाख माइनस कर दो, इसमें से 8 लाख माइनस कर दो, क्योंकि 8 लाख का लोन था और आपने इतनी पेमेंट करी है टोटल, तो ये आपका इंटरेस्ट पोर्शन आ जाएगा कि आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है। आगे बात समझ क्लियर हो गई? हाँ या ना? तो अगली बार घर वालों के साथ कभी भी जाओ लोन लेने, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि पापा ये जो EMI निकालते हैं मुझे निकालनी आती है, मैं आराम से निकाल सकता हूँ, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। और वहीं जो सामने जो बंदा होगा ना, जो सामने बंदा आपको EMI निकाल के देगा, उसको खुद नहीं आती EMI निकालनी। अगर उसे बोल दो ना कि भाई तो ये जो अपनी मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन यूज़ ना कर, नोटबुक पर निकाल के दिखाए EMI, वो निकाल नहीं पाएगा। वो तो क्या करते हैं, वो EMI पता है कैसे निकालते हैं? वो इनका एक एप्लीकेशन होती है EMI कैलकुलेटर, उसमें लोन अमाउंट डाल देंगे, रेट डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, वो उनका आंसर निकल करके आ जाता है और वो आपको EMI बता देते हैं। बट उनसे पूछ लोगे ना कि खुद निकाल करके दिखाओ, कोई नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना, और आप निकाल लोगे। ये होती है पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, तो लोन के क्वेश्चन समझ आ गए कैसे होंगे? अब लोन के क्वेश्चन में कैसे कैसे आ सकता है, सुनो। या तो आपको लोन अमाउंट गिवन होगा, इंस्टॉलमेंट भी गिवन होगी और रेट भी गिवन होगा। आपको टाइम ड्यूरेशन निकालने की कितने टाइम का लोन है ये, या आपको रेट, टाइम और लोन अमाउंट गिवन होगा, आपको सी निकालना है जो कि अभी हमने किया, या आपको रेट, टाइम और EMI भी गिवन होगी, आपको लोन अमाउंट निकालना होगा कि लोन अमाउंट कितना होगा। ठीक है ना, तो आपको ये जो 4 वेरिएबल्स है इसमें से कोई भी 3 वेरिएबल्स निकालने को आते हैं, रेट निकालने को कभी नहीं आता, रेट निकालने को कभी नहीं आता। आपको टाइम निकालने को आ सकता है, आपको EMI यानी कि सी निकालने को आ सकता है, और आपको लोन अमाउंट यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने को आ सकता है। ठीक है ना, एक बार ट्राई करना है इसके क्वेश्चन आप। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने सी निकाला है, ये तो आप लोग कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो टाइम निकाला है, आंसर जो है वो ईयर्स में है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। ठीक है ना, अपनी जो मेरी बुक है आपके पास, उसमें से क्वेश्चंस करना, आप ले लेना, और इसी इंस्टीट्यूट की बुक से क्वेश्चंस करना, और सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप लोग। जो क्वेश्चन नहीं कर सकते मैं आपको बता देता हूँ। एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिख जाएगा, वो मत करना। एक आपको सिंकिंग फंड का क्वेश्चन दिख जाएगा, वो मत करना। और एक आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि ये कैसे पता करोगे आप लोग, अभी कर नहीं पाओगे। एक आपको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन दिख जाएगा, वो मत करना। बाकी ट्राई करके आना सारे। ठीक है ना, डाउट्स होंगे मुझसे पूछना अगली क्लास में। चलो।